क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे सहयोगी विश्व मोहन। और हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट काफी मजबूती, नए उच्चतम स्तर हमने देखे। वहां से इस वक्त बाजार जो है वो फिसलता हुआ फिलहाल निफ्टी 26,300 के नीचे लाल निशान में, सेंसेक्स में करीब 350 अंकों की बिकवाली। इंट्राडे में निफ्टी ने 26,373 का नया हाई बनाया था और वहां से फिसलते हुए इंडेक्सेस, बेंचमार्क्स के साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में भी इसी तरह के वॉलेटाइल मूव्स हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, रिकॉर्ड हाई से करीब 400 अंक नीचे आया। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स क्वार्टरली अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं नतीजों के सीजन से ठीक पहले, और क्वार्टरली अपडेट्स के ही हिसाब से हम देख रहे हैं स्टॉक में भी मूवमेंट आती हुई। एचडीएफसी बैंक में सबसे ज्यादा दबाव इस वक्त करीब 2.5% से ज्यादा फिसलता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहां से अब क्लोजिंग कॉल में बचा हुआ 1.5 घंटा भारतीय बाजार में किस तरह का होगा। फर्स्ट हाफ में जो तेजी थी वो गेंस फ्रिजल आउट आखिर क्यों हुए और इन स्तरों पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन तमाम चीजों पर करेंगे हम फोकस। और हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल भी होगी, टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहां से 1.5 घंटे क्या कुछ खास ऑन द शो हम आपके लिए लेकर आए हैं। उसके बाद बाजार की बड़ी बातें, बजिंग स्टॉक्स, स्ट्रैटेजी और फिर हमारे एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे। यहां से चंद मिनटों में आपको मार्केट का सेटअप बताया जाएगा, इन स्तरों पर बाजार में क्या कुछ हुआ है, दिन भर बाजार का एक्शन कैसा रहा, कहां पर मार्केट में वॉलेटिलिटी आती दिखी, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो उम्मीद काफी जगी थी कि पहला ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का और इतनी अच्छी तेजी के साथ मार्केट ट्रेड करते हुए, लेकिन वहां से गेंस क्यों फ्रिजल आउट होते हुए दिखे, कहां से डेंट आया, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स जब हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे जानेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर मौके वो ढूंढ रहे हैं। ऑप्शन के चैंपियन में ऑप्शन का एक दमदार ट्रेड आपको बताया जाएगा 2:40 पर। उसी के साथ मार्केट एट 3 में दिन भर जो सारी न्यूज फ्लोज आए हैं उन न्यूज फ्लोज में से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज निकाल कर हम आएंगे, इस सेगमेंट में आपके सामने रखेंगे। वहीं बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड यानी बाजार क्लोज होने में महज 20 मिनट जब बचे होंगे तब एक्सपर्ट से जानेंगे कि क्या कुछ बाय किया जा सकता है या फिर कुछ सेल किया जा सकता है, उनकी तरफ से क्या बाय या सेल ट्रेड्स आते हुए दिख रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवेंट्स, ट्रिगर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन क्या कुछ है 3:20 पर साथ साथ लेते चलेंगे। वैसे तो हम देख ही रहे हैं कि अब यहां से नतीजों का सीजन अगला बड़ा ट्रिगर है, उसके बाद बजट दूसरा बड़ा ट्रिगर है, और नतीजों के सीजन से ठीक पहले क्वार्टरली अपडेट्स आ चुके हैं, आना शुरू हो चुके हैं। उन तमाम अपडेट्स पर भी लगातार फोकस हम बनाकर रख रहे हैं। चलिए बाजार की बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस वक्त मार्केट में कमजोरी है, फर्स्ट हाफ में अच्छा एक्शन था, इसीलिए ये कमजोरी थोड़ी सी महसूस भी हो रही है, क्योंकि अच्छी मजबूती के बीच निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड हम देख रहे थे, हरे निशान के साथ पॉजिटिव शुरुआत हुई थी। इस वक्त 26,250 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ निफ्टी एज वी स्पीक यहां पर करीब 100 अंकों की गिरावट है, 26,250 के नीचे फिसल चुका है। बैंक निफ्टी में 200 अंकों की कमजोरी है, 60,000 के नीचे बैंक निफ्टी। वो बैंक निफ्टी था जहां पर नए हाई, नए उच्चतम स्तर बने थे, लेकिन वहां से गिरावट और अब बिकवाली करीब 200 अंकों की गिरावट आती हुई। आईटी सेक्टर वैसे टॉप लूजिंग सेक्टर था दिन की शुरुआत से ही, और वहां पर अब भी बिकवाली जारी है, 500 अंकों की गिरावट। आईटी इंडेक्स में परसेंटेज वाइज देखेंगे 1.5%, लेकिन पॉइंट वाइज देखना चाहिए इंडेक्स की गिरावट को या फिर तेजी को। 500 अंक गिरता हुआ। लार्जर आईटी प्लेज, छोटी मझौली आईटी कंपनियां, हर तरफ बिकवाली है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में हम देख रहे हैं कुछ फाइनेंशियल्स से जुड़े, बैंक से जुड़े स्टॉक्स जो हैं वो क्वार्टरली अपडेट्स के चलते फोकस में हैं। वहीं रियल एस्टेट में तेजी है, आज दिन की शुरुआत से ही रियल एस्टेट सेक्टर ने बाजार को संभालने का काम किया है, और इस वक्त भी हम देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में मजबूती। वहीं डिफेंस की मजबूती कायम है, डिफेंस और शिप बिल्डिंग पर नजर रखिएगा जरूर। बीईएल, बीडीएल जैसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी खासी मजबूती के बीच ट्रेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां से सेक्टर वाइज बाजार का सेटअप, बाजार की बड़ी बातें इंडेक्स वाइज हमने जाना, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बजर्स क्या हैं विश्व मोहन से समझते हैं। विश्व मोहन बताइए। देखिए, बजट की लिस्ट में सबसे पहला नाम, जैसा आप बड़ी बातों में बता भी रही थी कि रियल स्टॉक्स है, वहाँ पर ज़बरदस्त तेजी है, और ये जो मोमेंटम बना है वो Q3 बिजनेस अपडेट जो शोभा के आए हैं वो काफ़ी स्ट्रांग रहे। अब तक की रिकॉर्ड बिक्री यहाँ पर दिखी है और उसका फायदा पूरे ही सेक्टर को मिला है। शोभा तो 5% के आसपास मजबूत हैं ही, लोढ़ा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अनंत राज, DLF, तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर 2-2, 3-3% तक की तेजी यहाँ पर दिख रही। तो पूरा रियल एस्टेट पैक, हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्का भी हुआ है, उसके बावजूद
अच्छी तेजी अभी भी आपको यहाँ पर दिखेगी। आईटी इसके बाद, क्योंकि ग्लोबल टेंशन काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, चीज़ें अभी अस्थिरता काफ़ी दिख रही है, उसका दबाव यहाँ पे आईटी स्टॉक्स पर दिख रहा है। इन्फोसिस देखिए, दिग्गज आईटी कंपनी ज़्यादा दबाव में दिख रही है। इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो शुरुआती कारोबार से ही दबाव है, 2% से ज़्यादा की गिरावट इन सारे ही स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। आईटी के बाद इसके अलावा मजबूत Q3 अपडेट के वजह से कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे एक्शन दिख रहा है, जिसमें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.5% ऊपर है, सीएसबी बैंक 7% ऊपर है, नायका, बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स है जहां पर 1% के आसपास की तेजी दिख रही है। हालांकि कुछ और स्टॉक्स है वो अच्छे बिजनेस अपडेट के बाद भी, लेकिन वहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। एक और स्टॉक है अंबर एंटरप्राइजेस का, सब्सिडियरी को ईसीएमएस स्कीम के तहत औपचारिक मंजूरी मिली है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की लोकल मैन्युफैक्चरिंग तेज होगी और घरेलू सप्लाई चेन मजबूत होगी। इस खबर का कंपनी पर काफ़ी असर, और अभी भी देखिए ऊपरी स्तरों से हल्का होने के बावजूद अभी भी 3.25% से ज़्यादा की तेजी अंबर एंटरप्राइजेज में दिख रही थी। ये सारे बजर्स है, और भी इस लिस्ट को हम आगे और भी अपडेटेड लिस्ट लेकर आएंगे, और भी कुछ और स्टॉक्स आपको 3 बजे हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं अभिषेक के पास और समझ लेते हैं बाजार में अब तक क्या हुआ है, बाजार क्यों ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, कौन से ऐसे सेक्टर है जो बाजार पर दबाव बना रहे हैं। अगर और आपको इंडेक्स लेवल पे आपको अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी है निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर, तो कौन कौन से की लेवल्स होंगे जिन्हें ध्यान रखना जरूरी है। अभिषेक बताइए। विश्वमोहन देखिए, मतलब 2 हाफ में अगर बाजार को बांट दें तो मतलब फर्स्ट हाफ में तो बाजार का मूड ठीक ही रहा है, नए हाईज बना है, निफ्टी पर भी नया हाई बना है और निफ्टी बैंक का भी बना है। निफ्टी ने 26,373 का नया शिखर बनाया है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 60,437 का रिकॉर्ड बना है। लेकिन आज के पीछे की जो मतलब ऊपरी स्तरों से जो गिरावट आई है उसके पीछे की अगर हम वजह तलाशें तो आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक में जो 2-2.5% के आसपास जो गिरावट आ गई है उसने निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों को नीचे खींचने का काम किया है। अब ये एचडीएफसी बैंक, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि जब डिपॉजिट के आंकड़े, लोन के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं तो फिर आखिर मतलब एडवांसेस के जो आंकड़े आए थे अगर वो अच्छे आए हैं तो फिर एचडीएफसी बैंक गिरा क्यों? उसके पीछे की विषमन वजह यह है कि जो लोन टू डिपॉजिट जो रेशियो होता है यानी कि एलडीआर, वो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ के पहुंच गया है 99 पर, और इसको काफ़ी ज़्यादा हाई अग्रेसिव कैटेगरी माना जाता है। और एलडीआर बढ़ने का सीधा मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी डिपॉजिट जनरेट कर रही है उसके लोन बांट दे रही है, तो उससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो लिक्विडिटी का रिस्क होता है और बाकी एक सिस्टमेटिक रिस्क भी इमर्ज होता है, आगे रेगुलेटरी एक्शंस भी हो सकते हैं। 100 से ज़्यादा होता है तब तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, तो उसी तरफ बढ़ चला है मामला। और यही वजह है कि आज एचडीएफसी बैंक की हम पिटाई होते हुए देख रहे हैं, फिर से 980 रुपये के नीचे ये शेयर आ गया है और इसने पूरे बाजार को नीचे खींचने काम किया है। अगर हम बैंकिंग के अलावा देखेंगे, आप देखिए निफ्टी बैंक तो ऊपरी स्तरों से लगभग 400 अंक टूटा है, लेकिन इसके अलावा आईटी, ऑयल एंड गैस, पावर, फाइनेंशियल, ये सारे के सारे सेक्टर कमजोर हैं। और अगर आईटी और बैंकिंग अगर कमजोर हो तो फिर बाजार में तेजी की उम्मीद थोड़ी सी कम हो जाती है। बाकी कुछ चीजें ग्लोबल हैं, जैसे कि अब ये वेनेजुएला में अमेरिका ने जो कार्रवाई की है, अब उसको लेकर मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा रिएक्शन है, बट थोड़ा बाजार में कॉशियस अप्रोच जरूर है, थोड़ा सा अनिश्चितता है कि अमेरिका के आगे के एक्शन क्या होंगे, क्योंकि अमेरिका ने 3-4 और देशों को धमकी दी है, जिसमें कि कोलंबिया है, ग्रीनलैंड है, कुछ और भी उनके जो क्यूबा है, जो पड़ोसी जो देश हैं। तो ये एक तनाव है। और बाकी अगर आप इंडिया विक्स देखेंगे तो इंडिया विक्स आपको दिखाई देगा लगभग 7% ऊपर, तो बाजार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बढ़ने का ये संकेत है। ये रिस्क का और वोलेटिलिटी का इंडिकेटर है इंडिया विक्स में, और वो हम देख रहे हैं कि 10 के ऊपर आज निकलता हुआ दिख रहा है। एफआईज की तरफ से छोटी बाइंग आई थी शुक्रवार के सत्र में, लेकिन एफआईज आज क्या कर रहे हैं? देखिए, एफआईज जब आते हैं तो वोलेटिलिटी भी लेकर आते हैं और वो साफ तौर पर बाजार में आज हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सब रीजन से बाजार में आज ऊपरी स्तरों से प्रेशर आने के पीछे, लेकिन मुझे लगता है कि इंट्राडे में अभी 26,200 निफ्टी पर बच जाएगा। जो मजबूत सपोर्ट है वो है 26,000 का निश्चित तौर पर। और अगर आपको मतलब आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए बाजार में, निश्चित तौर पर ये बाय ऑन डिप्स का ही होना चाहिए। 26,200 आज का सपोर्ट होगा, मजबूत सपोर्ट 26,000 का। और शॉर्ट मत कीजिए, ये शॉर्ट करने का बाजार नहीं है। आगे धीरे धीरे बाजार अब अर्निंग्स पर फोकस करेगा। हम देख रहे हैं कि Q3 के जो अपडेट्स आए हैं लार्जली वो बेहतर आए हैं, चाहे ऑटो कंपनीज के जो अपडेट आए थे
बिक्री आंकड़ों के या फिर हम देख रहे हैं कि जो बैंकों के जो Q3 के अपडेट्स आ रहे हैं या फिर रिटेल कंपनीज के, ये ठीक ठाक आ रहे हैं। तो बाजार में मोमेंटम में ऐसी कोई ब्रेक नहीं है। अब ये कि 3 सत्र में बाजार लगातार चल चुका था, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी स्तरों से आ रही है। कल जीएम ब्रूवरीज के नतीजे होंगे, मतलब धीरे धीरे करके नतीजों की शुरुआत हो चली है। बड़े नतीजों का भी हमें इंतजार रहेगा आगे, लेकिन बाजार ये बाय ऑन डिप वाला है। मुझे लगता नहीं कि कोई मोमेंटम लॉस अभी बाजार में है। आप देखेंगे निफ्टी मिड कैप जो है वो भी आज हाई बनाया, थोड़ा सा नीचे आया है, 0.25% नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब करीब आधे % के आसपास की स्ट्रेंथ है। तो ये दोनों के दोनों इंडेक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक, निफ्टी को लेकर मैं फिलहाल ज्यादा कन्विंस्ड हूं। अभी निफ्टी बैंक में तो क्या है कि वेटेज वाला खेल है। आईसीसी बैंक ऊपर आपको दिखाई देगा, लगभग 1% ऊपर है। एचडीएफसी बैंक की बात करें 2-2.5% ऊपर है, तो डाइवर्जेंस है, तो वहां पर थोड़े फंसने के चांसेस आपके लिए ज्यादा हैं। लेकिन निफ्टी में जो गिरावट आ रही है, ये मुझे लगता है कि क्लियरली बाय ऑन डिप्स का एक बढ़िया विकल्प ये होगा। और 26,200 पर फिलहाल के लिए मुझे बढ़िया सपोर्ट नजर आ रहा है, और ये ऑप्शंस के डेटा भी यही सजेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, 2 मेहमान हमारे साथ तैयार हैं, जरा उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपके लिए ये भी समझते हैं कि इंडेक्स पर रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, और अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक अगर ट्रेड लेनी है तो आपको क्या करना है। वत्सल भुआ हमारे साथ हैं, इसके अलावा निमेश ठाकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश जी और वत्सल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत 18 आवर्स स्वदेश पर। वत्सल जी, सबसे पहले राय आपसे जानना चाहेंगे, इंडेक्स को लेकर, मार्केट को लेकर आपका व्यू क्या है, और यहां से आप क्या ट्रेड लेने की सलाह दे रहे हैं? जी, जैसे आपने बताया कि हमें एक न्यूज़ ड्रिवन वॉलेटिलिटी दिख रही है, हमें इंडिया विक्स भी 7% ऊपर दिख रहा है। पर हम अगर पिछले कुछ सेशंस की बात करें तो निफ्टी अपने 10 डेज और 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहा था। ब्रेथ लाइन भी हमें सही दिख रही थी। तो मुझे लगता है कि अगर आपको 26,150, जहां पे निफ्टी का ऑन द आर्ली चार्ट 50 आर का मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, अगर आपको ये लेवल्स मिलता है तो यहाँ पे मुझे लगता है निफ्टी को बाय करके चला जा सकता है। आपका एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए 26,050 पे। ऊपर की ओर मैं जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 26,300 के टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो फिलहाल जब तक निफ्टी 26,000 के ऊपर रहता है तब तक बाय एंड डिप्स करना चाहिए। ये एक हमें एक डिप मिला है, तो मुझे लगता है इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। एक 26,050 का एक ऐसे लगा के चलना होगा। ओके, तो चलिए, गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने हैं, ये मानना है मिस्टर वत्सल बुआ का। इंडेक्स पर नजरिया, मार्केट का सेटअप हमने समझा, लेकिन अब यहां से आगे क्लोजिंग ट्रेड्स का वक्त हो चला है। स्टॉक स्पेसिफिक आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं, आइए समझते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स में। निमेश ठाकर से शुरुआत करेंगे। निमेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए शुक्रिया। बताएं, क्लोजिंग ट्रेड्स में आज कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स हैं आपके फोकस रेडार पर? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी एंड एवरीवन। 2 स्टॉक के अंदर पहला जो स्टॉक है वो मेरा हेवेल्स का है। हेवेल्स का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक के अंदर काफी एक गिरावट आ चुकी है, और स्टॉक के अंदर पिछले 2 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। जिस तरह से कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स के अंदर हम लोग बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हेवेल्स के अंदर भी आने वाले दिनों में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के एंगल से। तो इसीलिए हेवेल्स के अंदर करंट लेवल से बाय रिकमेंडेशन है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 1440 के नीचे रखना है, और ऊपर में मैं मानता हूं कि 1485 का टारगेट प्राइस शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। तो हेवेल्स एक अच्छा है। और दूसरा, सीमेंट स्पेस मुझे अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि जेके सीमेंट काफी स्टॉक के अंदर एक कंसोलिडेशन हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि जेके सीमेंट्स यहाँ से पिछले दिनों में और पर्टिकुलरली आज के जो मूव है, मुझे लग रहा है कि जेके सीमेंट्स यहाँ से एक अच्छा मूव दिखा सकता है। स्टॉक एक साइडवे रेंज के अंदर चल रहा है और रेंज की एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो ऊपर में 6025 का टारगेट प्राइस जेके सीमेंट के अंदर करंट लेवल से बाय रिकमेंडेशन है, और मैं मानता हूँ कि 5700 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाना चाहिए। एब्सोल्युटली, सीमेंट पैक, यहां से सीमेंट की कीमतों में बढ़त की खबर
हमने आपके सामने रखी भी थी और उसके बाद कीमतों में बढ़ोतरी की खबर की पुष्टि भी होती हुई दिखी। और इसके ठीक बाद हम देख रहे हैं सीमेंट सेक्टर में अच्छे खासे मूव्स भी हैं। निमेश ठाकर की तरफ से 2 कॉल्स, हैवेल्स पर खरीदारी के मौके 1485 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। वहीं जेएसके सीमेंट में भी खरीदारी के मौके 6025 का टारगेट यहां पर और 5700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ निवेश की स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर। जेके सीमेंट और हैवेल्स पर खरीदारी के मौके। वत्सल जी, गुड आफ्टरनून टू यू। बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? तो सबसे पहला मेरा एक क्लोजिंग ट्रेड रहेगा आइशर मोटर्स। तो स्टॉक ने अपने जो कंसोलिडेशन जोन है उसका ब्रेकआउट दिया है, तो उसको एक रीएक्यूमुलेशन जोन भी बोल सकते हैं। स्टॉक में हायर हाई हायर लोज दिख रहे हैं, जो क्लियरली इंडिकेट करे कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। फिलहाल स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक अपने 20 डेज 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है हेवल्स को लॉन्ग करके चला जा सकता है। 7300 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ऊपर की ओर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 7800 के। दूसरा मेरा जो एक कॉल है वो भी हेवल्स पे ही रहेगा। हेवल्स में हमें एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। अपने डिमांड जोन से हमें बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक अपने 20 डेज और रिसेंट चार्ट में 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। तो हेवल्स को बाई करके चला जा सकता है। एक स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 1415 का। जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 1530 के टारगेट एक्सपेक्ट करके आप चल सकते हैं। एब्सोल्युटली, हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स का भरोसा हैवेल्स पर है। वत्सल बुआ जी की भी राय 1530 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए 1415 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। हैवेल्स में खरीदारी का मौका। वहीं ऑटो सेक्टर की रफ्तार को देखते हुए आइशर मोटर्स पर भी एक टेक, वहां पर भी खरीदारी के मौके बनते हुए आइशर मोटर्स में 7800 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड। 7300 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। मजबूती और यहां से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है। निवेश, ये डिफेंस स्टॉक्स अच्छे खासे रनअप दिखा रहे हैं इन दिनों, और हमने पिछले क्वार्टर देखा भी था 3-4 महीने डिफेंस सेक्टर और शिप बिल्डिंग स्पेस इन पर्टिकुलर जो बढ़िया तेजी वाले दौर था, वो दौर मानो थोड़े समय के लिए थमा था। वहां से रनअप वापस से चलते हुए ये स्टॉक्स यहां से आगे बजट और बजट से ठीक पहले ये वन ऑफ द सेक्टर्स है जो फोकस रेडार पर रहता है। डिफेंस शिप बिल्डिंग में क्या कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपको नजर आती है? देखिए, बीएल का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग लग रहा है और पर्टिकुलरली मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आज के सिस्टम के अंदर वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन जो देखने को मिला है, मैं मानता हूं कि बीएल के अंदर शॉर्ट टर्म में 430 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी को एंट्री लेनी है तो अगर यहाँ से कोई भी गिरावट आती है तो बीएल के अंदर बाय करना चाहिए। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 402 रुपए का रखना चाहिए और ऊपर में 430 रुपए तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो बीएल को लेकर ये राय है और आज सारे डिफेंस स्टॉक्स में देखिए अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पर तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। एक स्टॉक है एस्ट्रल, यहाँ पर भी 2.5% की मजबूती दिख रही है। निमेश जी, एक राय एस्ट्रल पर भी आपकी चाहिए। 2.5% तेज है, आगे और कुछ गुंजाइश है क्या? देखिए, एस्ट्रल के अंदर चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो एक साइडवे का स्ट्रक्चर है और पिछले 4 दिनों में हम लोगों ने एक लोअर एंड से अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा है। मैं मानता हूं कि स्टॉक एक साइडवे रेंज के अंदर है और ऑलरेडी एक शार्प रनअप आ चुका है, तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। और नीचे की तरफ अगर मिलता है तो आई थिंक 1450 रुपए के आसपास एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो साइडवे का स्ट्रक्चर है, 1450 के आसपास आए तो वहां पर बाय करना चाहिए। और जिस तरह से रेंज में स्टॉक है, ऊपर मैं मानता हूं कि 1550 तक ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। ये रहा है एस्ट्रल को लेकर। 2 स्टॉक्स आज काफी कमजोर दिख रहे हैं, नए शॉर्ट्स भी बनते दिख रहे हैं, कमिंस का और दूसरा आईआरसीटीसी का। आईआरसीटीसी पे एक राय ले लेते हैं। 3% से ज्यादा गिरावट यहां पर दिख रही है। वत्सल जी, आप बताइए आपकी राय क्या है आईआरसीटीसी पे? तो अगर मैं आईआरसीटीसी के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो रिसेंटली स्टॉक में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था, पर हालांकि वो ब्रेकआउट अभी फेल होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक अभी अपनी 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर मुझे लगता है कि स्टॉक 676 ये जो लेवल है वो काफी क्रूशियल लेवल रहेगा। अगर 676 के नीचे या 676 पे क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है कि आईआरसीटीसी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी वीक, जो एक वीकनेस इंडिकेट कर रहा है ट्रेंड में। तो मुझे लगता है जो एक डाउन ट्रेंड था उसका एक कंटिन्यूएशन हो सकता है।
फिलहाल स्टॉक के लिए 676 जहां पे स्टॉक का सिंपल मूविंग एवरेज है, ये बहुत ही काफी क्रूशियल लेवल रहेगा क्लोजिंग वॉच करने के लिए। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 665 के लेवल पे, ऊपर की ओर रेजिस्टेंस बन रहा है 680 के लेवल्स पे। तो 676 इस लेवल के नीचे अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक का जो एक डाउन ट्रेंड था वो यहां से वापस कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, और स्टॉक यहां से 645 की ओर भी जाता हुआ दिख सकता है हमें। देखिए आईआरसीटीसी को लेकर ये व्यू हो गया। अच्छा, आईआरसीटीसी के अलावा ना आईटीसी को लेकर भी व्यू ले लेते हैं, क्योंकि आज हम फिर से देख रहे हैं कि थोड़े शॉर्ट्स अभी भी हैं, बन रहे हैं, अभी भी फ्रेश शॉर्ट्स हो रहे हैं। हालांकि भाव थोड़े स्टेबलाइज हो रहे हैं, 2 सत्र की तेज गिरावट के बाद 350 रुपए के आसपास के प्राइजेस हैं आईटीसी के, लेकिन आज नरमी है। निमेश जी, आईटीसी में क्या व्यू होगा आपका, क्या करना चाहिए? देखिए, अभी तक ये 2005 से जब जब भी बजट आता था, एक चीज फिक्स होती थी कि आईटी सिगारेट्स के ऊपर टैक्स बढ़ने वाले हैं। और अब तक चार्ट स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, स्टॉक ने काफी एक अपसाइड में रनअप दिया है। मैं मानता हूँ ये जो टैक्स हाइक की बात के बाद स्टॉक के अंदर गिरावट आई है, डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर भी देखें तो स्टॉक अपने मंथली चार्ट्स के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, और मैं मानता हूं कि यहाँ से डाउनसाइड काफी लिमिटेड है। तो ये जो 350 के आसपास का लेवल है, यहाँ से डेफिनेटली आईटीसी को एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना चाहिए। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 325 का रखना चाहिए, और ऊपर मैं मानता हूं कि फिर से 420 450 तक के लेवल आईटीसी के अंदर देखने को मिलेंगे। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, बट ये जो करेक्शन है वो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मेरा क्लियर मानना है। ठीक है, आईटीसी में जो गिरावट आ रही है उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं निवेश जी, और थोड़ी स्थिरता के संकेत आए तो हैं शेयर में। आज 354 तक गया। ये आप कब खरीदने के संकेत, कब खरीदने की राह दे रहे हैं निमेश जी? इसको क्या 400 के नीचे जाना तो खरीदना है, मतलब 300 के नीचे खरीदना है इसको? नहीं, अभी करंट लेवल से बाय करना है, 325 का स्टॉप लॉस लगाना है, और 420 450 का टारगेट प्राइस रहेगा। ऐसा बुलिश इसका मतलब आप टारगेट होगा 420 का, 450 का दूसरा टारगेट, और 325 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, यानी 25 रुपीज का रिस्क है, और रिवॉर्ड तो फिर ठीक ठाक नजर आ रहे हैं यहां से। एक और शेयर है जो मतलब परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़िया रहा है, मैंने फाइनेंशियल का, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा ना क्रैक आया है। जो ट्रेडर इन्वेस्टर हैं थोड़े प्रॉफिट टेकिंग के मूड में आ रहे हैं। वत्सल जी, M&M फाइनेंस, इसको लेकर आपका व्यू क्या है? क्योंकि आज ये 5% लगभग टूट गया शेयर ये, और दिन के निचले स्तर पर है। क्या आपको लगता है कि क्या ये गिरावट और गहराएगी शेयर में? जी, अगर मैं M&M के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्टॉक में हमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है स्टॉक में, और स्टॉक का एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है 373 के लेवल पे, जहां पे स्टॉक का 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। हालांकि अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो चार्ट स्ट्रक्चर में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक कॉशियस स्टांस रखना चाहिए। अगर स्टॉक 373 के नीचे जाता है तो हमें डाउनसाइड, तो हमें जो ये गिरावट है वो फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 340। पर अगर स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेता है तो हमें वापस से जो ट्रेंड है उसका, उसमें एक कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल 373 का लेवल है जो काफी क्रूशियल रहेगा स्टॉक में वॉच करने के लिए। ओके, 373 के लेवल को वॉच आउट करना होगा, काफी क्रूशियल लेवल है। डाउनसाइड जो है वो सरप्राइजिंग है, क्योंकि इनके बिजनेस अपडेट, क्वार्टरली बिजनेस अपडेट्स आते दिखे, और अच्छे बिजनेस अपडेट के बावजूद M&M फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक में इस तरह का डाउनसाइड ट्रेंड नजर आ रहा है। तो इस पर नजर जरूर रखेंगे हम। लेकिन इसी के अलावा अगर देखें वत्सल, आपसे ही वीमार्ट और नायका पर एक टेक जानना चाहूंगी, क्योंकि इनके भी क्वार्टरली अपडेट्स आए, और क्वार्टरली अपडेट्स के ही चलते न्यूज बैक्ड इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक्स में नजर आ रहा है। बिजनेस अपडेट नायका का भी आया, वीमार्ट का भी,
नायका के हमें ऊपरी स्तरों से गेंस थोड़े हल्के हुए, लेकिन वीमार्ट में अब भी 4% तक की तेजी जारी है। नायका में इन पर्टिकुलर इनकी ब्यूटी बिजनेस की ग्रोथ जो है वो 6 तिमाही के ऊपरी स्तर पर है और वीमार्ट की आय में करीब 10% की सालाना ग्रोथ देखने को मिली है। इन दोनों स्टॉक्स पर आपका टेक्निकल नजरिया क्या होगा? तो अगर मैं वीमार्ट की बात करूं तो वीमार्ट में स्टॉक का जहां पे डिमांड जोन है जो कि है 696 से, यहाँ पे स्टॉक का एक डिमांड जोन है। तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। स्टॉक का 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 737 के लेवल्स पे। तो अगर स्टॉक 737 लेवल्स के ऊपर अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल सिंपल मूविंग एवरेज को रिक्लेम करता है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें 800 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है 737 इस लेवल को मॉनिटर करना काफी क्रूशियल रहेगा। स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है 732 के लेवल्स के ऊपर। तो अगर स्टॉक 737 जहां पे स्टॉक का सिंपल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है या उस लेवल पे क्लोजिंग देता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमें फर्दर 800 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल स्टॉक के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 700 का लेवल्स, ऊपर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जो एक बहुत ही नियर टर्म रेजिस्टेंस है, जो कि क्योंकि स्टॉक अपने सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, तो अभी जो सिंपल मूविंग एवरेज है वही स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो 737 को एक रेजिस्टेंस की तरह भी देखना चाहिए और 737 ब्रेक करता है तो उसको एक ब्रेकआउट की तरह भी देखना चाहिए। तो फिलहाल 737 के लेवल्स काफी क्रूशियल रहेंगे स्टॉक के लिए। एब्सोल्युटली। तो ये रहा फिलहाल वीमार्ट नायका जैसे स्टॉक्स पर हमें मिलती हुई। एक और स्टॉक को पुल अप करना चाहेंगे निमेश, फोर्स मोटर्स, पैसेंजर कार यूटिलिटी व्हीकल से जुड़ी हुई कंपनी। और फोर्स मोटर पर आई थिंक लास्ट वीक ही हमने चर्चा की थी और तब आपने ही शायद इस पर राय भी दी थी कि 21,200 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। पॉजिटिव कन्विक्शन है। पिछले 5 सेशंस में ही ये स्टॉक करीब 11% का रनअप दिखा चुका है। 19,000 से अब 21,125 के स्तर। क्या काफी चल गया है या अब भी यहां से फर्दर अपसाइड नजर आती है और इसके चलते एंट्री अपॉर्चुनिटीज देखेंगे आप? यू आर ट्रू मानसी, हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस किया था 19,100 के ऊपर और 21,000 का जो है वो पहला टारगेट था। स्टॉक ने एक शार्प रनअप ऑलरेडी दे चुका है। जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है, कंपनी के फंडामेंटल भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं मानता हूं कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। बट फिलहाल ऑलरेडी ये लेवल से स्टॉक को हम लोगों ने एक बार करेक्शन आते हुए देखा था। एक रेजिस्टेंस एरिया है 22,000 के आसपास का। तो मैं मानता हूं कि थोड़ा अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए फ्रेश एंट्री के लिए। चार्ट स्ट्रक्चर बुलिश ही है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फोर्स मोटर के अंदर रखनी चाहिए। मैं मानता हूं कि 20,000 19,500 के लेवल के आसपास अगर कहीं मिलता है तो एक अच्छा एंट्री अपॉर्चुनिटी है। बट ऑल ओवर व्यू मेरा बुलिश है फोर्स मोटर के अंदर। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे और ऊपर मैं मानता हूं कि एक बार 22,000 का लेवल अगर निकलता है तो स्टॉक के अंदर हम लोग जो है वो फर्दर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड 23,500 तक भी देख सकेंगे। तो व्यू बुलिश है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो 19,000 के आसपास रखना है और 22,500 से 23,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। एब्सोल्युटली गिरावट है, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करें। 19,500 के लेवल्स या 20,000 तक अगर ये दिखे तो फिर एंट्री अपॉर्चुनिटी यहां पर ढूंढी जा सकती है। कन्विक्शन है यहां से 23,000 तक के स्तर भी नजर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसे थोड़ा और नीचे आने दे तब फिर एंट्री अपॉर्चुनिटी आप ढूंढें। ऑन दैट नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहें। स्वागत और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार की गिरावट और बढ़ी है। सॉन्ग गिर गया है अब निफ्टी 26,235 के आसपास। 26,375 एक की लेवल है निफ्टी के लिए, ऊपर रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे 26,175 अहम सपोर्ट लेवल। अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो डेफिनेटली ये एक चिंता वाली बात होगी। अब देखते कुछ स्टॉक्स की। वारी एनर्जीज को देखते हैं, ये 5.5% गिरा हुआ है जब से ये वायदा बाजार में आया है। इसकी गिरावट और भी बढ़ी है। 4-5 दिनों में देखिए 8-9% तक टूट चुका है और ये गिरावट बढ़ती जा रही है और काफ़ी ज़्यादा औसत से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ आज की गिरावट है वारी एनर्जीज़ में। निमेश जी राय बताइए, वारी एनर्जीज़ को लेकर क्या और गिरावट बची हुई है यहाँ पर?
देखिए, मुझे लग रहा है कि स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर वीक है और जो सपोर्ट एरिया था 2830 के आसपास का, उसको ब्रेक किया है। और भी फर्दर गिरावट आ सकती है, चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। मैं मानता हूं कि अभी फ्रेश बाइंग से अवॉइड करना चाहिए। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी 5.5% डाउन है, तो यहाँ से फ्रेश शॉर्ट करने की राय नहीं है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, बट स्ट्रक्चर वीक है और मुझे लग रहा है कि स्टॉक में और भी गिरावट हो सकती है। तो और भी गिरावट, स्ट्रक्चर वीक है और जितने भी की मूविंग एवरेजेस हैं उसके नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम के साथ गिरावट है। डेफिनेटली ये एक्सटेंड होने की संभावना लग रही है निवेश जी को। एक और स्टॉक आईडीबीआई बैंक को लेकर आई है। पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है आईडीबीआई बैंक ने, करीब करीब 50% तक की तेजी आई है। लेकिन आज यहाँ पर आईडीबीआई बैंक में आज करीब करीब 3.5% की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। लेकिन Q3 के जो बिजनेस अपडेट्स थे ये अच्छे दिख रहे हैं, उसके बावजूद ये गिरावट दिख रही है। और आईडीबीआई बैंक को लेकर वत्सल आप बताइए, बिजनेस अपडेट्स तो काफ़ी अच्छे थे, हर फ्रंट पे अच्छे थे, कासा में भी सुधार दिखा, कुल टोटल बिजनेस में, टोटल डिपॉजिट्स में, हर फ्रंट पे अच्छे दिखे, उसके बावजूद ये कमजोर है। क्या हो रहा है सर आईडीबीआई बैंक में? और गिरावट आ सकती है क्या? लगातार इस साल भी चला है, पिछले 5 सत्र में भी 8-9% की तेजी आई है, पिछले एक साल में भी चला है, आगे क्या होगा सर? तो अगर मैं आईडीबीआई बैंक के चार्ट की बात करूं तो मुझे आईडीबीआई बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग दिख रहा है। स्टॉक में हमें एक लंबे समय के बाद एक कंसोलिडेशन, एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। हालांकि स्टॉक का जो एक रेजिस्टेंस था 118-19 पे, वहां पे हमें आज स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। पर मुझे लगता है कि स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 110 के लेवल्स पे। मुझे लगता है कि अगर आपको 107 108 के लेवल्स मिलते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बार बाय इनिशिएट करके चल सकते हैं। आपका एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए 102 के जो ऊपर की ओर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 122 के टारगेट में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर मुझे पॉजिटिव लग रहा है, पर प्रीवियस सेशन में हमें स्टॉक में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली है, तो मुझे लगता है ये उसी का एक रिट्रेसमेंट है। तो अगर आपको स्टॉक 107 108 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे आप बाय करके चल सकते हैं। आपको 104 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। मुझे लगता है ऊपर की ओर अगर वहां से बाइंग एब्जॉर्ब होते हैं, सेलिंग एब्जॉर्ब होती है, तो मुझे लगता है कि हमें 122 के लेवल्स भी स्टॉक में दिखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक पे व्यू पॉइंट पॉजिटिव रहेगा और मुझे लगता है बाय एंड डिप्स करना चाहिए स्टॉक में। तो चलिए आईडीबीआई बैंक बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर आप अपना के चलें और 120 के भी ऊपर जाने का दमखम रखता है ये पर्टिकुलर काउंटर। बट देखिए ऐसे बाजार में भी एक काउंटर जो कि सुबह से ही अपनी अच्छी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, टिका हुआ है, वो है आयशर मोटर्स। देखिए पूरे ऑटो पैक में सेलेक्ट पॉकेट्स में एक अच्छा एक्शन है। अब मारुति सुजुकी सुबह लगभग 1.5% ऊपर था, बजाज ऑटो कंटिन्यूड मोमेंटम दिखा रहा है, पर आयशर मोटर फिलहाल डे हाई पे आता हुआ 2% से ज्यादा की तेजी है। निमेश एक बार यहाँ पर आप अपना व्यू दीजिए। एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जरूर रहा है, पर आयशर मोटर्स कौन से बड़े टारगेट्स यहाँ पर ध्यान में रख के चले? देखिए, आइसर मोटर का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और जिस तरह से आज ब्रेकआउट मिला है, फिर नया मोमेंटम मिला है, मैं मानता हूं कि आइसर मोटर के अंदर ऊपर के अंदर अगर बात करें तो 7,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ऐसे चांसेस ज्यादा है। व्यू बुलिश है आइसर मोटर के अंदर और कोई भी गिरावट आती है तो बाय कर सकते हैं। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो 7,300 के ऊपर लगाना है और ऊपर में 7,800 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में आइसर मोटर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ऑटो काउंटर्स में, सिलेक्ट काउंटर्स में तेज़ी ज़रूर है और कई सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी हैं जिनमें हमने ऑलरेडी देखा था कि फ्राइडे के सत्र में एक अच्छा मूव आया था। आज जो है कुछ बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखा रहे हैं, पर जी हाँ पूरे ऑटो स्पेस में से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं OEMs में एक अच्छा मूव है और सिलेक्ट ऑटो एंसिलरी काउंटर्स पर भी ध्यान ज़रूर रखा जाए। इस बीच मेट्रोपोलिस ये लगभग 5% की तेज़ी दिखा रहा है। यहाँ पर इनके Q3 के अपडेट्स आए हैं जहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे हैं और वॉल्यूम ग्रोथ भी जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है और उम्मीद से बेहतर ही थे, इसीलिए देखिए 5% की तेज़ी यहाँ पर है। एक बार निवेश यहाँ पर आप अपनी राय दीजिए। 5% का मूव ऑलरेडी मेट्रोपोलिस ने दिखा दिया है, क्या व्यू रखते हैं आप यहाँ पे? और लगे हाथ एक बार डॉक्टर लाल और थायरो केयर का भी व्यू साझा कीजिएगा, क्या उन दोनों में कहीं पे आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है? देखिए, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के अंदर 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक में काफी कंसोलिडेट किया है और उसके बाद आज बिजनेस अपडेट के बाद स्टॉक में हम लोग वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन देख रहे हैं।
जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है, मैं मानता हूं कि यहाँ से मेट्रोपोलिस के अंदर एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। जो प्रीवियसली स्टॉक का करेक्शन आया था 2250 के लेवल के आसपास का आया था, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट 2250 तक के लेवल टेस्ट करने स्टॉक जा सकता है। तो व्यू बुलिश है काफी, स्टॉक के अंदर आप बाय कर सकते हैं। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो 1950 के आसपास का रखे और 2250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। डॉक्टर लाल पैथ के अंदर जिस तरह से आपने बात की, मुझे लग रहा है कि डॉक्टर लाल पैथ के अंदर स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड है। और मुझे लग रहा है कि डॉक्टर लाल पैथ के अंदर भी यहाँ से बाय करके चलना चाहिए, सेम वे मेट्रोपोलिस की तरह। ठीक है, मेट्रोपोलिस के अलावा डॉक्टर लाल पैथले में भी खरीदारी की सलाह है निमेश जी की तरफ से। चलिए, दो और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश गुरश्कर हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे आपके लिए बाजार में और स्टॉक्स को लेकर, और श्रीकांत चौहान हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज से। बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत जी, हमें समय देने के लिए। अविनाश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीकांत जी, पहले आपके पास आ जाते हैं। जरा बता दीजिए कि आपके ट्रेड्स कौन से हैं। बाजार जिसे सुबह देखा होगा थोड़ा निराश जरूर होगा कि अच्छा अब हम रिकॉर्ड हाई से नीचे क्यों आ गए। आपका व्यू एक बार मार्केट में छोटा सा व्यू दीजिएगा सर, और अपने स्टॉक्स बता दीजिए। यस, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, बिल्कुल वैसे मार्केट में जो करेक्शन आया है वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा करेक्शन आ जाएगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 375 के आसपास था, वहां से ऑलमोस्ट 210 के करीब आया है। लेकिन बुल मार्केट होता है, उसमें इंट्राडे में करेक्शन आता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये करेक्शन कंप्लीट होके नेक्स्ट डे वापस हम रैली देखते हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि मार्केट का रिट्रेसमेंट अगर मैक्सिमम अगर आता है यहाँ से, तो शायद 26,200 तक आ सकता है। बट अदरवाइज एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि ये मार्केट 26,500 या 700 तक के भी लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। तो ओवरऑल ये मार्केट की राय रही और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है। इसके अलावा अगर मैं कुछ स्टॉक्स की बात करूंगा तो मुझे लग रहा है स्टॉक्स में स्पेसिफिकली, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे आयशर मोटर्स के ऊपर, ये स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है और हमें लगता है कि करंट लेवल्स जो इसके हैं वो थोड़े से थोड़ा हमने रिट्रेसमेंट देख लिया है प्राइस में। 7450 के आसपास था, अभी 7490 हुआ है, लेकिन इसमें अभी भी यहाँ से 7650 तक के लेवल्स नजर आते हैं। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसे लॉन्ग करे, कोई अगर करेक्शन आता है तो भी लॉन्ग किया जा सकता है। 7,300 रुपये का स्टॉप लॉस रखे, काफी अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन इसमें बना हुआ है। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि एक GRAC गार्डन रिच, ये भी स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है। और डिफेंस स्पेस में जैसे आज हमने तेजी देखी है, हमें लगता है कि कई सारे स्टॉक्स बजट तक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उसमें GRAC हमें अच्छा लग रहा है। 2390 का स्टॉप लॉस रखे, 2625 2750 ये दो टारगेट्स के लिए पोजिशनल व्यू के साथ GRAC में भी लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। ठीक है, बढ़िया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर 2625 2750 के दो टारगेट होंगे और 2390 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और दूसरा जो शेयर है आयशर, हमने देखा कि आज रिकॉर्ड बनाए हैं, कई सारे ऑटो कंपनीज के रिकॉर्ड बने हैं आज। आयशर हो गया, M&M हो गया, मारुति हो गया। इनके आगे बातचीत करेंगे कि ट्रिगर क्या बन रहे हैं, क्यों चले हैं और आगे क्यों भी चलते रहेंगे, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन अविनाश सर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो डिफेंस की बात की है आपने श्रीकांत जी, थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, एक बार फंडामेंटल व्यू ले लेते हैं। आज लगभग 2% के आसपास की तेजी है इंडेक्स में और 22 दिसंबर के बाद की ये सबसे बड़ी तेजी है। और हम देख रहे हैं कि जो 18 शेयर है निफ्टी डिफेंस के, एम्टायर टेक उनको लीड कर रहा है। लेकिन जिस तरह से संघर्ष हुआ है वेनेजुएला में, अमेरिका ने जो स्ट्राइक किया है, उसके पहले हमने देखा था कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी थी। तो ये तमाम ट्रिगर रहे हैं और ये फ्यूल कर रहे हैं डिफेंस शेयरों को। और वैसे भी कहीं ना कहीं बजट पर फोकस शिफ्ट होगा। अविनाश सर, आपको क्या लगता है कि बजट तक डिफेंस में मोमेंटम ये बरकरार रहेगा? और बजट से पहले ही किसी को अगर निवेश के लिए खरीदना हो तो आपके हिसाब से कौन से 2-3 आकर्षक शेयर हैं जहां पर वैल्यूएशन का कंफर्ट काफी बेहतर है? नहीं, इनफैक्ट अभिषेक, अभी तो क्या है कि सारे डिफेंस स्टॉक्स भाग चुके हैं और अभी वैल्यूएशन कंफर्ट एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो दिख नहीं रहा है। अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लॉन्गर टर्म है तो डेफिनेटली इस स्पेस में अभी भी अपॉर्चुनिटीज है। और प्योरली रेलवे, बजट के हिसाब से अगर किसी को खेलना है तो मैं समझता हूँ कि जो लार्ज कैप्स है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, उसके बाद BEL है, उसके बाद माजगांव डॉक है, कोचिन शिपयार्ड है,
क्योंकि लग तो रहा है कि मरीन सेक्टर को लेके गवर्नमेंट शायद बड़ा अनाउंसमेंट करेगी डिफेंस को लेके, और इसमें मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच जैसे प्लेयर्स बेनिफिट करेंगे। ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी ऑलरेडी एक बड़ा शार्प मोमेंटम डिफेंस स्टॉक्स में ऑलरेडी चल चुका है, तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है शायद इतनी बड़ी बढ़त ना आए। हालांकि देखिए, बजट में अगर बड़ा अनाउंसमेंट आता है तो पूरा सेंटीमेंट बदल जाएगा, बट मेरे ख्याल से कोई भी थोड़ा गिरावट अगर आपको मिलती है तो बीएल एक अच्छा स्टॉक है, एचएल अच्छा स्टॉक है, और मझगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड यहाँ पे भी निवेश का मौका बन सकता है, बट थोड़ा सा लंबा अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से प्योरली बजट से मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी बढ़त आएगी, क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सा ऑलरेडी डिस्काउंटिंग इन शेयर्स में ऑलरेडी किया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गिरावट मिलती है तो खरीदने के मौके समझने चाहिए। ठीक है, चल बहुत गए हैं, थोड़ा सतर्क रहिएगा, अभी मत लीजिए, थोड़ी गिरावट आ जाए तो बीएल जो कि आज निफ्टी का सेकंड हाईएस्ट गेनर है। इसके अलावा एचएल में आज अच्छी तेजी हम दिख रहे हैं, 4,500 रुपये के ऊपर के भाव हैं। बाकी कोचिन शिपयार्ड जैसे शेयर भी अविनाश सर को पसंद आ रहे हैं, इन पर आप नज़र बना के चलिए। और बिल्कुल बात सही है, सिर्फ बजट के लिए नहीं, क्योंकि देखिए डिफेंस की जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। सरकार का पुश है, हमारी अपनी ज़रूरतें हैं और एक्सपोर्ट की डिमांड भी है, तो ये तमाम चीज़ें आगे भी तेज़ी देती रहेंगी। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज एक्शन काफ़ी ज़्यादा है बाजार में, उनकी चर्चा करेंगे। कुछ और अच्छे ट्रेड, कुछ अच्छे निवेश के आइडिया समझेंगे अविनाश जी से, आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। सबसे पहले अब ले लेते हैं ऑप्शंस के चैंपियन की बात कर लेते हैं। हमारे साथ एंजल वन से ओशो कृष्ण है। ओशो, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी तरफ से ऑप्शंस का ट्रेड क्या है आज? वेरी गुड आफ्टरनून। आज के दिन पे अगर हम देखें तो काफी काउंटर्स में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है। सो मेरे रडार पे नेस्ले है, नेस्ले में काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो 1350 के कॉल स्ट्राइक को खरीदने की राय है। करेंटली 13 रुपीज के आसपास होवर कर रहा है, सो करंट लेवल्स पे बाई करें। 4 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 32 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। जो मैक्सिमम रिस्क है वो नियर अबाउट 4000 का है, और मैक्सिमम प्रॉफिट टारगेट अचीव होने पर 10,000 तक के देखने को मिल सकते हैं। ये तो नेस्ले 1350 के स्ट्राइक की कॉल, आज सबसे ज़्यादा लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और 1350 के स्ट्राइक की कॉल 12 से 13 रुपए का प्रीमियम आपको दिखे, वहाँ पर खरीदे। इस प्रीमियम का टारगेट है 32 का, स्टॉप लॉस है 4 का। शुक्रिया ओशो, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया ऑप्शंस में ट्रेड के लिए। लेकिन रिस्क डिस्क्लोजर जो सेबी की तरफ से जारी किए गए, यहाँ पर एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को यानी 90% लोगों को नुकसान होता है, और औसतन उन्हें 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। घाटा होने के बाद भी 28% ट्रांजैक्शन के तौर पर उन्हें देना होता है। मुनाफा होने पर भी उनके 15 से 50% तक पैसे सिर्फ ट्रांजैक्शन के तौर पर चला जाता है। चलिए अब बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर क्या खरीदना चाहिए? अविनाश जी, आपसे मैं राय चाहूँगा, आपको क्या पसंद है? पिछले 1 साल में करीब करीब 140% की तेज़ी हिंदुस्तान कॉपर में और 40% की तेज़ी हिंदुस्तान जिंक में। क्या लग रहा है आगे क्या चलेगा सर? मेटल मैनिया जो चल रहा है पूरी ग्लोबल मार्केट में, क्या वैल्यूएशन अभी भी स्ट्रेच दिख रहे हैं या ठीक ठाक अभी भी दिख रहे हैं? क्या करना चाहिए सर? क्या पसंद आ रहा है आपको, हिंदुस्तान कॉपर या हिंदुस्तान जिंक, या दोनों को अब यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखो, दोनों स्टॉक्स में एक विश्व मोहन जिस प्रकार से तेजी हो गई है, बहुत टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल जो एक्सपर्ट्स है उनके एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा हो गया। हिंदुस्तान कॉपर मुझे याद है 435 रुपया था, और बहुत ही छोटे समय में 550 को क्रॉस कर दिया है। तो डेफिनेटली कॉपर का जो शेयर है वो ज्यादा भागा है। हिंदुस्तान जिंक हमको लगता है कि अगर किसी को खरीदना है इवन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो करंट लेवल पे अगर खरीदता है तो नजरिया साल भर का कोई रखता है तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है। हालांकि यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि जितना हो सके उतना बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करे, क्योंकि एक बार स्टॉक बड़ा सा मुंह दिखाता है तो उसके बाद कंसोलिडेशन होता है, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स इसमें फंस जाते हैं। तो ये काउंटर डेफिनेटली आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा, लेकिन नजरिया कम से कम 12-15 महीने का रखिए। तो हिंदुस्तान जिंक विल बी अ बेटर चॉइस। मुझे लगता है कि Q3 के नंबर्स तो अच्छे आएंगे ही, बट जब तक सिल्वर और जिंक दोनों में थोड़ी सी तेजी रहेगी, तब तक प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुस्तान जिंक काफी वेल पोजिशनड है। कैश रिच कॉर्पोरेट भी है, डिविडेंड्स
भी अच्छा देता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मे बी एट करंट लेवल्स या थोड़ा सा डिप पे यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर आपको लग रहा है कि वेल पोजीशनड है, लेकिन यहाँ पर इन स्टॉक्स में अब यहाँ पर डिप में खरीदारी के मौके देखिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, आपके लिए रिवॉर्ड ज़्यादा बेहतर होंगे। एक स्टॉक और आज फिर से नज़र में है, वो है ओला इलेक्ट्रिक। देखिए क्या तेज़ी आई है, 30-31 रुपये के आसपास से जो रिकवरी शुरू हुई थी, अब ये बढ़कर 43 रुपये के आसपास आ चुका है और 2026 में ही करीब करीब 16% की तेज़ी आ चुकी है। क्या श्रीकांत जी, अब बताइए, ओला इलेक्ट्रिक काफ़ी अच्छा चल गया है, क्या लग रहा है ओला इलेक्ट्रिक में कुछ पोटेंशियल है या दूर रहना चाहिए ऐसे स्टॉक से? श्रीकांत जी, आपसे मेरा सवाल था, अनम्यूट कीजिएगा सर। हाँ तो वैसे देखा जाए तो काफी अनएक्सपेक्टेड था कि इतने बड़े जो प्रमोटर है उनकी सेलिंग के बावजूद स्टॉक बढ़ना, ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन जो भी रैली हुई है वो काफी सकारात्मक है। बट एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि करंट लेवल से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए या कोई ट्रेडिंग करने के लिए अवॉइड करें। इसे थोड़ा हायर बॉटम या कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन में कन्वर्ट होने दीजिए, उसके बाद इसमें कुछ पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि ये स्टॉक वैसे देखा जाए तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम काफी इंपॉर्टेंट लेवल को 40 के लेवल को तोड़ के नए लोज इसने रजिस्टर किए थे 30-32 के करीब। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बाउंस बैक है टू द डीप सेल ऑफ दैट वी सॉ। 75 रुपीज से 30 रुपए तक नॉन स्टॉप गिरा था, तो उसका एक बाउंस बैक है। अगर ये बाउंस बैक सस्टेन हो जाता है, हायर बॉटम अगर बनता है, उसी के बाद इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। करंट लेवल से मैं कहूंगा इसे अवॉइड करें। चलिए, फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक को यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह मिलती हुई। अब देखिए, हाल फिलहाल जो है मैनेजमेंट तो लगातार सुर्खियों में रहा ही है। अब रोडस्टर एक्स जो उनकी बाइक है वो भी अब कंपनी लॉन्च कर चुकी है और अब जो उसमें भी सेल्स लगा रही है कंपनी, वो उनके भारत सेल्स ही हैं। उसको लेकर देखिए काफ़ी बज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो मार्केट में जब उतरी तो है, उसका रिव्यू कैसा आता है, सर्विस किस तरीके से कर पा रही है कंपनी, ये सब देखने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। पर जी हाँ, मैनेजमेंट जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, उसको लेकर गर्माहट तो है ही ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज का दिग्गज HDFC बैंक मार्केट खुलने से ठीक पहले इसके अपडेट्स आए थे और अपडेट्स तो अच्छे ही देखने को मिले थे, जहां पर एडवांसेस और साथ ही डिपॉजिट्स देख लीजिए तो एक अच्छी बढ़त हमने साल दर साल आती हुई देखी। पर फिर भी स्टॉक आपको डे लो पे दिखेगा। क्या है उसके पीछे की वजह, क्यों ठीक ठाक नंबर्स के बावजूद भी HDFC बैंक फिलहाल डे लो पर है? चलते हैं अभिषेक के पास, जो कि पूरी रिसर्च के साथ तैयार है। अभिषेक, क्या कुछ वजह सामने आ रही है HDFC बैंक की गिरावट के लिए? सृष्टि, देखिए बिल्कुल डिपॉजिट ग्रोथ लगभग 11.5% की, लोन बुक ग्रोथ की बात करें तो 12% की। लोगों के मन में सवाल उठे कि आखिर फिर क्या प्रॉब्लम है कि HDFC बैंक का जो शेयर है गिर के 980 रुपये के नीचे चला गया। अब हम पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकते कि नहीं यही रीज़न है, बट एक रीज़न जो सामने आ रही है वो ये कि जो बैंक का जो LDR है, लोन टू डिपॉजिट जो रेशियो है, वो आधे फीसदी और बढ़ के 99 पर पहुंच गया है। और मैनेजमेंट ने पहले गाइडेंस दिया था कि हम इसको कम करके 90 के नीचे लेकर आएंगे, जो कि हेल्दी माना जाता है। अब ये लोन टू डिपॉजिट रेशियो होता क्या है? देखिए, जो बैंकों के पास जो कैश का जो प्राइमरी सोर्स होता है वो डिपॉजिट ही होता है। और अगर 99 का जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो हो गया, इसका मतलब कि बैंक के पास जो पैसे हैं जो डिपॉजिट से आए हैं, उसमें से 100 रुपये अगर आए हैं तो 99 रुपये के उन्होंने लोन बांट दिए हैं। अब ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक रिस्क को सिग्नल करता है, लिक्विडिटी को लेकर भी इससे रिस्क बढ़ जाता है। और इसके चलते ही हम देख रहे हैं कि आज HDFC बैंक के शेयर की पिटाई हो रही है। कुछ और चीजें में हो सकता है कि आगे सामने आ जाएंगी। हमने देखा था कि जब से HDFC के साथ इनका मर्जर हुआ है, तब से इनका LDR काफी ज्यादा है। अब ये LDR ज्यादा होने से क्या क्या चिंताएं हो जाती हैं, जरा ये भी समझ लेते हैं। देखिए, एक तो ये कि लिक्विडिटी की चिंता हो जाती है कि निकासी के लिए बैंक के पास कम कैश बचता है। मान लीजिए कोई अचानक से आउटफ्लो आ जाए तो फिर उसको बैंक कैसे मैनेज करेगा, उसको लेकर एक सवाल खड़े हो जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि फंडिंग कॉस्ट बैंकों की ज़्यादा हो जाती है, जिनका LDR ज़्यादा होता है। मान लीजिए अगर आपको डिपॉजिट आगे अट्रैक्ट करना है अगर, तो फिर आपको शायद ज़्यादा ब्याज देना पड़ जाएगा, और ज़्यादा ब्याज देना पड़ जाएगा तो फिर आपके मार्जिन पर कॉम्प्रेशन आएगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपके प्रभावित होंगे। एक चीज़ ये हो जाती है। ज़्यादा अगर क्रेडिट एक्सपोजर अगर आपका होता है तो फिर डिफॉल्ट की चिंताएं
ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती हैं और फिर रेगुलेटर थोड़े से चौकन्ने हो जाते हैं। और इसके अलावा सिस्टमेटिक स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है कि जो रेगुलेटर यानी कि आरबीआई बैंक के ऊपर लेंडिंग को लेकर कुछ पाबंदियां भी लगा सकता है, तो ये कुछ रिस्क इमर्ज हो जाते हैं। तो 100 के ऊपर तो फिर मामला मतलब ऐसा लगता है कि नहीं बेकाबू हो रहा है, बट ये बिल्कुल 100 के आसपास पहुंच गया है। 99 का इनका एलडीआर ये है। ये अब अगर हम बाकी बैंकों की बात करें तो एलडीआर कितने हैं? एचडीएफसी बैंक का देखिए 99 है, लेकिन 90 के नीचे जो माना जाता है कि वो हेल्दी है। 90 के ऊपर माना जाता है 90 to 100 की काफी ज्यादा एग्रेसिव है बैंक इसको लोन बांटने को लेकर। आईसीसी बैंक का 87 है। अगर आप एक्सिस बैंक को देखेंगे 94, इनका भी थोड़ा ज्यादा है। कोटक बैंक का 96 है। लेकिन अगर आप सरकारी बैंक एसबीआई को देखेंगे तो उनका 78% का एलडीआर है। बट एलडीआर ऐसा नहीं कि कोई ग्रोथ का मेट्रिक है, दिस इज वन ऑफ द मेट्रिक्स की जिसपे हम बैंक को जज करते हैं। और आज की जो गिरावट हो रही है एचडीएफसी बैंक में उसके पीछे यही रीजन हो सकता है। बट हमने देखा है कि एचडीएफसी बैंक ने एक रेंज में ऑसिलेट किया है। 980 से लेकर हमने देखा 1000, 20,000, 30, 50, 60 रुपए के आसपास की रेंज रही है। लेकिन आज की जो गिरावट रही है इसमें ऊपरी स्तरों से इसने कहीं ना कहीं बाजार का मूड खराब करने का काम किया है। और निफ्टी बैंक में तो ऊपरी स्तरों से करीब 300-350 अंकों के आसपास की गिरावट आई है। निफ्टी को भी खींच के ये लाल निशान में लेकर आए हैं क्योंकि हैवी वेट है निफ्टी, और निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक का है। और इसी के चलते आज हम बाजार पर प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। एक बार जरा इसको समझ लेते हैं। अविनाश सर हमारे साथ हैं। अविनाश जी, एचडीएफसी बैंक काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि एक दायरे में फंसा हुआ शेयर है। ये आज लगा कि शायद उस दायरे से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन ये एलडीआर वाला मामला सामने आ गया। सर आप कैसे देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक को? और बैंकिंग में अगर मान लीजिए किसी को खरीदना हो सर, तो आपके हिसाब से पसंदीदा 2-3 बैंक्स कौन से हैं? हम भी देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक में वापस गिरावट आई है और मुझे लगता है कि देखिए होपफुली ये जो Q3 के नंबर्स आएंगे वहां पे थोड़ी क्लैरिटी मैनेजमेंट के साइड से आएगी। बट करंट लेवल पे मुझे लगता है कि इमीडिएटली कोई जल्दबाजी ना करे और मुझे लगता है कि हो सकता है कि थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद जब कमेंट्री आएगी मैनेजमेंट की तभी थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। बट अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि हमारा जो पसंदीदा प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो आईसीआईसीआई बैंक है बड़े बैंक्स में, और दूसरा फेडरल बैंक रहेगा। हमको लगता है कि दोनों बैंक्स अच्छे अट्रैक्टिवली पोजीशनड है और काफी हद तक एक कंसोलिडेटेड रेंज में अभी ट्रेड कर रहे हैं। हमारा चॉइस पीएसयू बैंक्स की तरफ भी है। हमने पहले भी आपको कहा था कि हमको सरकारी बैंक्स में एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये स्टॉक्स भी पसंद है। बट ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो फेडरल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये मुझे लगता है इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगी। नॉट ओनली थर्ड क्वार्टर अच्छा रहेगा बट पूरा साल यानी FY26 का सेकंड हाफ इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आई थिंक ये पिक एंड चूज करके थोड़ा थोड़ा अपने पोर्टफोलियोज में ऐड करने जैसे शेयर। आईसीसी बैंक ये भी वैसे रेंज में रहा है, 1350 के लेवल से फ्लर्ट करता रहा है ये। लेकिन निश्चित तौर पर फेडरल बैंक एक बहुत ही बढ़िया विकल्प। ये दोनों शेयर आप चुनिए, अगर आपको निवेश करना है तो आप इन पर दांव लगा के चल सकते हैं। एक और इस पर जुड़ गए हमारे साथ सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ हैं। नीलेश भाई बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके स्टॉक से शुरू कर लेते हैं नीलेश जी। बाजार में तो आज थोड़ी उथल पुथल है, चर्निंग भी हो रही है। आप जरा बताइए कि आप कौन से शेयरों पर दांव लगाना चाहेंगे ट्रेडिंग के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। बिल्कुल देखिए खरीदारी पर फोकस करके चल रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले स्टॉक रडार पर आया है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC। इस पर्टिकुलर काउंटर में काफी अच्छा स्ट्रक्चर स्पेन आउट हो रहा है। अगर आप ओवरऑल पोजिशनली देखें तो यहाँ पर लगातार निचले स्तरों से हाई डबल हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हम कह सकते हैं वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से एक फॉलोअप में ऊपरी स्तर पर कंटिन्यू हो सकता है जो इस काउंटर को 880 और 900 तक ले जा सकता है। करंट लेवल पर आदित्य बिरला सन लाइफ AMC पर्टिकुलर स्टॉक को खरीद के चलने की सलाह होगी। 840 जो आज के दिन के लोवेस्ट लेवल के आसपास का लेवल है वहां पर स्टॉप लॉस रखना होगा और यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी ABSL AMC में। उसके अलावा जो दूसरा खेमा है वो है रियलिटी स्पेस, जहां पर स्ट्रॉन्ग पुल बैक मूव हमें आज देखने को मिल रहा है। अक्रॉस ऑल रियलिटी काउंटर्स हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसके चलते प्रेस्टीज स्टेट ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पर काउंटर ने अपने 200 डे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है। तो यहाँ पर फॉलोअप मूव ऊपरी स्तर पर प्रेस्टीज स्टेट में हमें 1705 तक का देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 1630 का होगा एंड खरीदारी करने की सलाह होगी प्रेस्टीज को।
करने की सलाह होगी। और निश्चित तौर पर अगर आप रियल एस्टेट को देखेंगे ना तो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स रहा है ये प्रेस्टीज का। दिग्गजों के मुकाबले तो बेहतर प्रदर्शन रहा है पिछले साल भर में। अगर आप देखेंगे तो 1705 के टारगेट होंगे, 1630 रुपए की स्टॉप लॉस। चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ये बताएंगे कि बाजार में आज का एक्शन क्या रहा है, लेकर आएंगे मार्केट 83 और ट्रेड्स और निवेश के मौके तो आपको बताते रहेंगे आपको हम, आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। तो देखिए मार्केट में निचले स्तरों से हल्की रिकवरी का अटेम्प्ट जरूर है, चाहे वो निफ्टी 50 हो या फिर निफ्टी बैंक। बट इस बीच इंडिया विक्स पर भी लगातार नजर रखिए, क्योंकि देखिए 10 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हल्का सा भी उछाल जो है कहीं ना कहीं पोजिशनिंग को उस तरीके से चेंज करता हुआ दिखेगा। अभी फिलहाल 6% की तेजी है इंडिया विक्स में, ऊपरी स्तरों से थोड़ा कूल ऑफ जरूर हुआ है। बट देखिए ऐसे बाजार में भी जहां आज हमने काफी बड़े मूव्स देखे निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में ही, ऐसे में एक खेमा है जो कि मजबूती के साथ टिका हुआ है और वो है सीमेंट काउंटर्स। देखिए पिछले हफ्ते ही हमने बताया था कि अब कुछ एक रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं जो कि ये बता रही हैं कि दिसंबर महीने में देखिए इतने अच्छे प्राइस हाइक्स नहीं हुए, पर जनवरी महीने में कंपनीज जो हैं वो काफ़ी तगड़े प्राइस हाइक्स ले सकती हैं। और ना ही सिर्फ सिलेक्ट रीजन्स बल्कि सभी रीजन्स में भारत के आप देख सकते हैं कि वो प्राइस हाइक्स होंगे। और इन्फॉर्मेस की तरफ से भी कुछ एक ऐसी ही खबरें आ रही थी जहां पर 30 से 50 रुपए प्रति बोरी जो है वो दाम बढ़ाए गए हैं, जो कि काफ़ी बड़े प्राइस हाइक्स हैं। श्री सीमेंट डे हाई पे, अल्ट्राटेक सीमेंट लगभग 1.5% की मजबूती दिखा रहा है और ऐसे में जेके सीमेंट ये काउंटर भी लगभग 4% मजबूत है। अंबुजा जैसा स्टॉक भी जो है अच्छे मूव्स दिखा रहा है। नीलेश, एक बार आप ही राय दीजिए, सीमेंट काउंटर में आपकी पसंदीदा पिक कौन सी होगी, क्योंकि तमाम काउंटर्स में काफ़ी अच्छी तेजी है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए अक्रॉस ऑल सीमेंट स्टॉक्स हमें काफी अच्छा मूव आता हुआ नजर आ रहा है। जेके सीमेंट, इसके अलावा अगर आप इंडिया सीमेंट पर भी नजर डालें तो वहां पर भी काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है जेके सीमेंट। काउंटर में काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बना है और ये अपने 200 डे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर की ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो ऊपरी स्तरों पर 5780 के ऊपर निकलने के बाद 6000 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 5630 के स्टॉप लॉस यहाँ पर लॉन्ग बना के चल सकती है। इसके अलावा इंडिया सीमेंट का भी स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, लगातार यहाँ पर एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बना है। तो काउंटर में जो मोमेंटम है वो और कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि आज एक फ्रेश ऑल टाइम हाई स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। तो उसके चलते एक फॉलो अप मूव 480 से लेके 500 तक का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये पोजीशनल टारगेट के लिए इंडिया सीमेंट को भी गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 444 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 444 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इंडिया सीमेंट्स। यहाँ पर गिरावट में आप खरीदारी भी कर सकते हैं और स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली मूव कर रहे हैं। एक और काउंटर जिसकी चर्चा करेंगे वो है पीडीलाइट का काउंटर, क्योंकि अविनाश जी हाल फिलहाल जो है ये काउंटर काफ़ी स्लो मूवर तो है ही, बट कुछ बड़े एक्शंस भी इसमें हमने नहीं देखे। देखिए कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो मई महीने से लेकर अब तक 1000 रुपए के रेंज में ही, माफ़ कीजिएगा 100 रुपए के रेंज में ही ये स्टॉक जो है इसने बहुत समय बताया। एक बार अविनाश जी आपसे समझना चाहेंगे क्या पीडीलाइट इन स्तरों पर आपको कैसा लग रहा है? नहीं, इनफैक्ट सृष्टि, पिडिलाइट एक मार्केट लीडर है एडेसिव मार्केट में और अभी तो एक कंपाउंडर स्टॉक है। देखिए पिछले 2-3 क्वार्टर्स कंपनी ने थोड़े से चैलेंजिंग एक्सपीरियंस किए थे, क्योंकि इनपुट प्राइसेस बड़े थे, रेवेन्यू ग्रोथ भी थोड़ा सा स्लो था। मेरे ख्याल से क्लियरली आई थिंक मार्केट पोजिशनिंग की बात करें तो ये एडेसिव मार्केट में ऑलमोस्ट 55-60% मार्केट शेयर कमांड करते हैं। तो किसी को लंबी अवधि के लिए अगर पोजीशन लेनी है तो डेफिनेटली एक सेफ स्टॉक है, जहाँ पे मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी कम है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है और कंटिन्यूअस कंपाउंडर काइंड ऑफ इफेक्ट मिलेगा। तो करीबन अगर किसी को 15-20% की अपसाइड की गुंजाइश है अगले 12-15 महीने के लिए, तो एक सेफ स्टॉक हम कह सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन कम है और मोरलेस मुझे लगता है कि अभी जो एक्सपेंशन किया है उन्होंने उसका असर आपको शायद अगले 1-2 क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको शायद इतनी बढ़त ना मिले, क्योंकि वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है, इतने भी सस्ते नहीं है, बट लॉन्गर टर्म में जरूर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है।
तो चलिए लॉन्ग टर्म में जो है रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। स्टॉक फिलहाल डे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ 1500 के पार निकला है और कई समय के बाद जो है आप देखिए 1500 के पार डिसाइसिवली निकला है। पिछले 2 महीने के हाई पे फिलहाल ये काउंटर दिखता हुआ। तो चलिए अब 3 बज चुके हैं और वक्त चला है बताने का कि कौन से हैं अभी फिलहाल के बजिंग काउंटर्स। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट मार्केट्स एट 3 का। तो रोज की तरह माँ के साथ 3 सेगमेंट लेकर हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। आनंद बताइए कहाँ पर देख रहे हैं आप एक्शन? जी हाँ सृष्टि, पहले बाजार की तरफ अगर देखें तो आज उतार चढ़ाव बाजार में देखने को मिल रहा है। लाल निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है बाजार और जो सेक्टर ड्रैग कर रहा है मार्केट को वो है आईटी का। आईटी शेयरों पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। दिग्गज प्लेयरों की बात करें तो आज एचसीएल, टेक, इन्फोसिस, विप्रो इन तीनों बड़े शेयरों में 2 से 3 से 4% की गिरावट आज देखने को मिल रही है। वहीं कई सारी कंपनियों के Q3 के बिजनेस अपडेट आ रहे हैं। उनकी बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ देखें तो कासा डिपॉजिट जो है वो करीब 9% बढ़ा है। 9% बढ़कर 2.12 लाख करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पहुंच गया है। साथ ही साथ कुल डिपॉजिट की बात करें तो उसमें भी 14% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुल बिजनेस भी करीब 15% से ज़्यादा बढ़ा है। कुल बिजनेस 15% बढ़कर 7.74 लाख करोड़ पहुंच गया है। हालांकि आज शेयर एक रेंज में ही कारोबार करता नजर आ रहा है। वहीं धनलक्ष्मी बैंक की बात करें तो कुल बिजनेस जो है उसमें करीब 21% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और कुल डिपॉजिट जो है वो भी 19% के आसपास बढ़ी है। ग्रॉस एडवांसेस की बात करें तो 24% की बढ़ोतरी आई है। ग्रॉस एडवांसेस 24% बढ़कर 14,000 करोड़ के पार पहुंच गई है। आज शेयर में अच्छी खासी करीब 5 से 6% की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो कुल बिजनेस जो है उसमें करीब 18% की बढ़ोतरी आई है। कुल डिपॉजिट की बात करें तो वो भी 16% बढ़ा है और कासा रेशो की तरफ देखें तो 49% से बढ़कर अब 49.55% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पहुंच गया है, जिसके चलते आज शेयर हरे निशान में कारोबार करता नजर आ रहा है। छोटी सी खबर बोंडाडा पर आई है जहां कंपनी को 627 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है वो एनटीपीसी से 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को मिला है। आज शेयर फोकस में बना हुआ है। और अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो कोल इंडिया पर मॉर्गन स्टैनली की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। इक्वल वेट की रेटिंग दी है और जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 410 रुपए का। इनका ऐसा मानना है कि ई ऑक्शन में विदेशी खरीदारों की जो सीधी भागीदारी है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ कोयला वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी की संभावना इन्होंने जताई है। जो वॉल्यूम है उस पर इनकी नज़र बराबर बनी हुई है, जिसके चलते आज कोल इंडिया का शेयर भी फोकस में बना हुआ है। तो 3 बजे तक ये बड़े अपडेट्स थे जहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। आनंद, ये डिटेल्स लेकर आने के लिए, अपडेटेड लिस्ट और ये बजर्स की पूरी लिस्ट आपने रख दी हमारे दर्शकों के सामने। चलिए एक और स्टॉक है जहां काफ़ी बज कर रहा है, वो है गांधार ऑयल रिफाइनरी का। आज देखिए 17% के आसपास की तेजी यहाँ पर दिखी है। जो औसतन जो आमतौर पे वॉल्यूम होते हैं वो 20,000 शेयर्स के आसपास का रहता है और अभी भी देखिए 10% ऊपर है, लेकिन औसत से काफ़ी ज़्यादा 21 लाख शेयरों का सौदा हुआ है। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है और ये वाइट ऑयल्स बनाती है कंपनी और जो मार्केट शेयर है इंडियन मार्केट में करीब 26.5% का है वाइट ऑयल में और ग्लोबली भी करीब 10% का मार्केट शेयर कंपनी रखती है। और वेनेजुएला के बाद से इस तरह की कंपनियां, ऑयल एंड गैस कंपनियां काफ़ी चल रही है आज। एक राज श्रीकांत जी, आपकी चाहेंगे, गांधार ऑयल रिफाइनरी मार्केट कैप बहुत बड़ा नहीं है, 1700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और कंपनी ने ऐसा कुछ इंडिकेशंस भी नहीं दिए है, लेकिन मार्केट स्पेकुलेट कर रहा है गांधार ऑयल को लेकर। क्या लग रहा है, क्या मोमेंटम और तेज हो सकता है गांधार ऑयल का? देखिए, तो वैसे काफी अरसे के बाद इसमें तेजी हमें देखने मिली है। एक बड़ा सेल ऑफ हमने देखा था, स्टॉक 250 के करीब था, वहां से लगातार गिरते हुए 110 120 के करीब ही आया था और अभी इसमें लगातार तेजी बनी है। और ऐसा नहीं कि आज ही तेजी बनी है, यकीनन आज की तेजी काफी बड़ी है, लेकिन अगर पिछले 1-1.5 महीने से देखेंगे तो इसमें काफी अच्छी तेजी बनी है और एक क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में और भी प्रदर्शन अच्छा कर सकता है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि वैसे काफी चल चुका है, तो कोई करेक्शन अगर आता है तो इसमें कुछ ट्रेडिंग पोजीशन बनाई जा सकती है क्लोज टू 155 158 के आसपास। और हायर लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि ऑन इमीडिएट बेसिस अगर ये स्टॉक 170 से 180 के करीब अगर आता है
तो उन लेवल्स पे कुछ पोजीशंस या कुछ नफा को वसूला जा सकता है। तो करंट लेवल से मैं यही कहूंगा कि कोई फ्रेश पोजीशन अगर ऐड करनी हो तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें और हायर लेवल्स पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करके चले। हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक जरूर करते चले, ये सलाह श्रीकांत जी की तरफ से यहाँ पे दी गई। गांधार ऑयल को लेकर बज कर रहा है, यहाँ पे नोटिस करवाना जरूरी था। एक राय अविनाश जी आपसे लेंगे, अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना हो, करंट जिस तरह का माहौल चल रहा है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, मेटल, ऑयल एंड गैस या फिर आपको लग रहा है डिफेंस, किस पर फोकस करना चाहिए? कहाँ आपको लग रहा है मोमेंटम ज्यादा तेज रह सकता है करंट जो सिनेरियो चल रहा है ग्लोबली? मेरे ख्याल से देखिए ऑयल एंड गैस में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वहां पे पॉजिटिव व्यू हमारा है, क्योंकि हमको लगता है कि देखिए इस क्वार्टर में सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अच्छे जीआरएम्स दिखाएंगे। और ये जो वेनेजुएला का डेवलपमेंट हो गया है, इससे लग तो रहा है कि ऑयल मार्केट में थोड़ा सा सरप्लस बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके लिए अच्छी बात रहेगी अगर क्रूड के प्राइसेस वहीं पे वही रहते। तो हमारा मानना है कि आईओसी, उसके बाद एचपीसीएल, बीपीसीएल एटलीस्ट एकदम नियर टर्म के लिए हम देखें, अगर दिसंबर क्वार्टर को डिस्काउंट करें तो मुझे लगता है कि इन कंपनीज में एक अच्छा प्रॉफिट का ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। और लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि जो अपस्ट्रीम कंपनीज है जैसे ओएनजीसी है, रिलायंस है, उनको भी फायदा होगा, बट ये थोड़े से लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है। बट ऑयल मार्केटिंग कंपनी में हो सकता है कि आपको एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो देखिए हमको मेटल्स में अभी भी टाटा स्टील पसंद है, हमको लगता है कि काफी स्टेबल काउंटर है। तो यहाँ पे अगर कोई लंबी अवधि के लिए पैसा डालता है तो डेफिनेटली Q3 और आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो मेटल्स में तेजी बरकरार रहेगी, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि सारे स्टॉक जो हमने कहे उसमें थोड़ा थोड़ा निवेश करें ताकि हर सेक्टर का थोड़ा बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिले। हर सेक्टर में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, यहाँ पर ये राय निकल कर आ रही है अविनाश जी की तरफ से। शुक्रिया अविनाश जी, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को मदद की आपने। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे दोनों मेहमान श्रीकांत जी और नीलेश जी बने रहेंगे। जल्द लौटते हैं। छुट्टी पे तो चलकर मेरा बैंक ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और हम बाजार में देखने की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन आज इंट्राडे में बने हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के नए हाइज। हालांकि एडवांस डिक्लाइन का रेशियो कमजोर है, 1800 शेयर नीचे हैं और करीब 1100 शेयर हम देखने की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और वजह यह है कि आज इंडिया विक्स में बड़ा उछाला है 6-6.5% के आसपास का। लेकिन बाजार की वोलेटिलिटी के बीच में भी आपके लिए हम ट्रेड समझ रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स बता भी रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है। थोड़ी देर में नीलेश जी से और श्रीकांत जी से हम उनके BTST ट्रेड भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले जरा एक शेयर की बातचीत कर लेते हैं, वो है नायका। नायका में आज हम तेजी देख रहे हैं, 1.5-2% के आसपास की मजबूती आपको दिखाई देगी आज वीक मार्केट में भी फिलहाल। और इनके बिजनेस अपडेट आए हैं। अब बिजनेस अपडेट में ऐसा क्या है जिससे बाजार थोड़ा सा खुश है, ये जरा समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी स्नेही हमारे साथ जुड़ गई हैं इसका अपडेट लेकर। स्नेही बताइए, FSN ई-कॉमर्स नायका कैसे अपडेट्स आए हैं और क्यों चल रहा है शेयर आज ये? जी बिल्कुल, नायका के तीसरी तिमाही के अपडेट्स के बारे में बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट रिलीज़ किया है कंपनी ने। ओवरऑल उनका जो कंसोलिडेटेड ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है और नेट सेल्स वैल्यू है, वहाँ पर ग्रोथ लेट 20s में आने की अपेक्षा है, तो काफ़ी अच्छा नंबर है यहाँ पर। कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो अपर एंड ऑफ मिड 20s में उन्होंने गाइड किया है। ये स्लाइटली बेटर है जो मिड 20s का गाइडेंस वो अब तक देते आ रहे हैं, उसके बदले उन्होंने अपर एंड ऑफ मिड 20s कहा है, तो हल्की सी पॉजिटिविटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ब्यूटी सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, जो नेट सेल्स वैल्यू का जो फिगर है वो कहते हैं कि लेट 20s में इनका ग्रोथ आएगा, जो कि पिछले 6 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट है, तो वेरी पॉजिटिव ये मेट्रिक देखने के लिए। हाउस ऑफ नायका और पिंक फ्राइडे सेल दोनों ही सेगमेंट्स ने काफ़ी अच्छा किया है। और जो थैंक्सगिविंग वीकेंड था फिलहाल, जहाँ पे हमने ब्लैक फ्राइडे सेल, साइबर मंडे देखा था, उस वीकेंड पे नायका ने अपना पिंक फ्राइडे सेल लॉन्च किया था और उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। उन्होंने ब्यूटी सेगमेंट में काफ़ी अच्छे कस्टमर एक्विजिशन भी देखे हैं, काफ़ी अच्छा मूव वहाँ पर भी। नेट रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो अपर एंड ऑफ लेट 20s में बता रहे हैं। ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट है 27%, तो ये ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट से बिल्कुल बराबर है। फैशन सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, जो उनका नेट सेल्स वैल्यू ग्रोथ है, वहाँ पर हम मिड 20s की उम्मीद देख
रख रहे हैं, नेट रेवेन्यू ग्रोथ लेट टीन्स की उम्मीद रख रहे हैं। अब यहाँ पर अपना ध्यान बनाए रखेगा क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 21% पर आया था जो कि लोअर 20s था, पर अब फिलहाल वो बात करें कि लेट टीन्स पर आएगा तो हल्का सा मॉडरेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। और वो कहते हैं कि नेट रेवेन्यू नेट सेल्स वैल्यू से नीचे आएगा, ये जो ग्रोथ मेट्रिक है नेट सेल्स वैल्यू से कम रहेगा क्योंकि कंटेंट और मार्केटिंग इनकम में थोड़ी सी गिरावट है और ऑनगोइंग चैनल ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है फैशन सेगमेंट में। अब फैशन सेगमेंट इसके लिए भी देखना ज़रूरी है कि उनका प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर क्या आता है क्योंकि कई क्वार्टर्स में ये प्रॉफिटेबल है, कई में उन्होंने ग्लॉस भी इंकर किया है, तो काफ़ी फ्लैट लाइन पर रहती है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। बट ओवरऑल अगर हम ओवरऑल इनका बिजनेस अपडेट देखें तो काफ़ी पॉजिटिव अपडेट आया है नायका की तरफ से। ठीक है स्नेही, बहुत शुक्रिया। तो मार्केटिंग पर इन्होंने कॉस्ट अपना कम किया है और उसके चलते हमने देख रहे हैं कि इनको सपोर्ट मिला है। नायका साल भर में देखेंगे तो पैसे बना के दिए हैं, बट वैसे ये ट्रेडिंग वाला शेयर है तो नहीं। एक बार व्यू हम ले लेते हैं श्रीकांत जी से। श्रीकांत जी, आप तो इन्वेस्टर्स को भी गाइड करते हैं, ट्रेडर्स के तो आप फेवरेट हैं ही। बताइए नायका में क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। तो देखिए, वैसे अगर इसके फंडामेंटल्स को देखें तो इसमें जो एप्रिसिएशन हुआ है वो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड है। जो फेयर वैल्यू एक्सपेक्टेड थी उस फेयर वैल्यू के ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट एट द सेम टाइम हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इसके नंबर्स आ रहे हैं वो कंसिस्टेंटली एज पर एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं और इसी वजह से हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भी जो उन्होंने गाइडेंस दिया है उसके बेसिस पे अगर ये नंबर्स डिलीवर करते हैं तो स्ट्रीट इस पर्टिकुलर ओवरऑल कमेंट्री को काफी पॉजिटिवली ले सकता है और मुझे लगता है कि इसमें ग्रेजुअल और अपवर्ड एक्टिविटी देखने मिलेगी। तो अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स अगर करनी हो तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, कोई करेक्शन आता है तो ही बाय करें। बट अगर आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट्स हो तो इसमें बने रहे। हमें लगता है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली बेस्ड ऑन टेक्निकल्स 300 सवा 300 रुपए तक के दाम दिखा सकता है। बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स तो हमें लगता है कि ये फेयर वैल्यू के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। 300 सवा 300 तक के लेवल आ सकते हैं एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नायका में। अगर आपका निवेश है तो निवेशित रहिए बिना किसी चिंता के। नंबर्स भी हम देखने की इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं और बाजार को जो चिंता थी ना कि एड स्पेंड मार्केटिंग स्पेंड पहले काफ़ी ज़्यादा था, उसमें कमी आई है, तो उसको उसने ऐड करने का काम किया है एफएसएन ई कॉमर्स के मार्जिन वगैरह को भी। ठीक है, चलिए 3:17 हो गए हैं। नीलेश जी तैयार हैं अपने BTST आइडियाज़ के साथ। नीलेश जी बताइए क्या खरीदना है कल के लिए? बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पर एक मात्र स्टॉक जो मुझे अभी फिलहाल पसंद आ रहा है जो है डिफेंस स्पेस में से भारत डायनेमिक लिमिटेड BDL, जो कि हमने हमारे क्लाइंट को भी खरीदारी करने की सलाह दी है क्योंकि काउंटर में काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिल रहा है। एक मेजर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर आया है। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऊपरी स्तरों पर 1600, 1580 और 1600 ये दो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। 1510 के स्टॉप लॉस से BDL इस पर्टिकुलर काउंटर को खरीदने की सलाह हो। BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स, और टारगेट स्टॉप लॉस बता दिए नीलेश जी ने 1600 रुपए के ऊपर के टारगेट। एक बार स्टॉप लॉस बताएंगे नीलेश जी, आपने स्टॉप लॉस क्या बताया भारत डायनेमिक्स के लिए? देखिए स्टॉप लॉस होगा 1510 का, पहला टारगेट 1580 और दूसरा टारगेट 1600 के होंगे। ठीक है, 1580 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट होगा फिर 1600 रुपए का भारत डायनेमिक्स के लिए। 1510 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। नीलेश जी एक और शेयर आप खोज के रखिए, आपके पास लौट के आते हैं कि BTST और कहां पर करना है। लेकिन श्रीकांत जी आप जरा बताइए आपकी नजर कहां पर गई है जहां पर आपको लगता है कि मौके कल के लिए अच्छे बन सकते हैं? तो अभिषेक जी देखिए, यहाँ पे जो ओवरऑल एक्टिविटी या परफॉर्मेंस हमें देखने मिल रहा है वो मेटल स्टॉक्स में देखने मिल रहा है और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर स्टील स्टॉक्स में तेजी देखने मिलती है तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट हम HEG और ग्रेफाइट जैसे कंपनीज में भी आते हुए देखते हैं। करंट लेवल से हमें लगता है कि HEG ये एक अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन है। अगर इसे करंट लेवल से खरीदते हैं तो 620 616 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है ये HEG। और अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है तो हम 604 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 650 से लेकर 665 तक के लेवल्स पे दिखा सकता है। यानी कि जो BTST के बेसिस पे मैं इसीलिए इसे कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें इंट्राडे में करेक्शन आ चुका है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आया है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, तो इसे खरीद के चलना चाहिए BTST के बेसिस पे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में
डीएलएफ यहाँ पे भी टेक्निकल पोजीशन काफी स्ट्रांग बना हुआ है। धीरे धीरे इसमें तेजी का रुख बनते जा रहा है, एवरेज इसके ऊपर आ रहा है। करंट लेवल से अगर इसे खरीदते हैं तो हमें लगता है कि ये स्टॉक 720 और 725 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 704 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 704 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल से डीएलएफ को भी खरीदा जा सकता है। तो चलिए करंट लेवल से डीएलएफ को भी खरीद सकते हैं, ये राय आती हुई श्रीकांत जी की। और देखिए सुबह ही हमने शोभा हाईलाइट किया था कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट्स थे, 2-2.5% की तेजी थी और थ्रू आउट द डे आप देखिए शोभा ने 5% का मूव जो है वो होल्ड करके रखा और साथ ही साथ लोधा डेवलपर्स में भी अच्छे गेन्स हैं। पर अब शायद बारी है डीएलएफ की और यहाँ पर एक बीटीएसटी श्रीकांत जी की तरफ से फिलहाल आता हुआ। तो कहीं ना कहीं सुबह कुछ जो सेक्टर्स और स्टॉक्स हमने पकड़ने की कोशिश किए थे उनमें काफ़ी अच्छे मूव्स हमने ऑलरेडी देखे हैं। बट इस बीच कुछ एक काउंटर्स जिनमें गिरावट हावी हो रही है वो है कमिंस इंडिया। एक बार नीलेश क्विकली कमिंस इंडिया पर आपकी राय, 4% की गिरावट और लगातार ये स्टॉक जो है कमज़ोर ही होता हुआ दिख रहा है। नीलेश कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे, क्या करना चाहिए यहाँ पे? 4% की गिरावट, अब 4300 के भी नीचे जा चुका है काउंटर। बिल्कुल सृष्टि, देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ साथ। अगर आप डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो 7% का शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर एक फॉलोअप मूव आने वाले सेशंस में हमें देखने को मिल सकता है, जो स्टॉक को यहाँ से 4260 से 4230 तक लोअर साइड में ले जा सकता है। तो फिलहाल के लिए तो सेल राइज स्ट्रक्चर है, जब तक 4380 के ऊपर काउंटर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर कोई भी लॉन्ग ट्रेड बनाने की सलाह नहीं होगी। इनफैक्ट पुल बैक पर बिकवाली करने की ही सलाह होगी। पुल बैक पर बिकवाली करने की सलाह, एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन फिलहाल कमिंस इंडिया पे आता हुआ। इसी के अलावा कुछ और काउंटर्स जिनमें आज गिरावट हावी हो रही है। जी हाँ, आईटी पैक तो है ही, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आईटी पैक कमज़ोर है। सुबह भी विश्व मोहन जी ने हाईलाइट किया था किस तरीके से एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस ये टॉप लूजर्स की श्रेणी में आते हुए दिखे और थ्रू आउट द डे कोई भी रिकवरी इनमें नहीं है। पर श्रीकांत जी, एक और खेमा है पूरे एनर्जी स्पेस का, खासतौर से ऑयल एंड गैस जैसी जुड़ी कंपनीज जिन पे हमने सुबह से कई बार चर्चा भी की, जो कि पूरे डेवलपमेंट्स वेनेजुएला में हुए हैं। बट ओएनजीसी डे लो पर फिलहाल, उसी के साथ साथ आप जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी देख लीजिए उनमें भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। आप स्क्रीन पे देखेंगे आईओसी यहाँ पर गिरावट है, रिलायंस जो कि सुबह हरे निशान में था ये 1% नीचे है। श्रीकांत जी, क्या अब जो है थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए? क्या यहाँ पर लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बाउंस या मूव जो था वो आ चुका है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो एक स्पेसिफिक एपिसोड बना है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर करने के बाद, हमें लगता है कि इसके लिए स्ट्रीट डिवाइडेड है। आधी स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद इसका बेनिफिट, पॉजिटिव बेनिफिट ऑयल एंड गैस कंपनीज को डेफिनेटली आएगा आने वाले कुछ महीनों में, और आधी स्ट्रीट का ऐसा ख्याल है कि शायद इसको काफी वक्त लग सकता है। तो इसी वजह से आज इसमें कंफ्यूजन हुआ है। बट यस, जो ओपनिंग थी उसके बेसिस पे मुझे यही लग रहा है कि इवेंचुअली इस पर्टिकुलर सेक्टर को इसका बेनिफिट डेफिनेटली होगा। तो जो भी करेक्शन आ रहा है उस करेक्शन में मुझे लगता है काफी सिलेक्टिवली हमें कुछ एक स्टॉक्स को खरीदना है। हमें ओएनजीसी इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है, 238 240 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ग्रेजुअली ये स्टॉक हायर लेवल्स पे 260-70 के लेवल्स दिखा सकता है और इवेंचुअली बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स 295 तक के भी टारगेट्स अचीव कर सकता है। इसके अलावा हमें लगता है कि आईओसी और एचपीसीएल पे भी ध्यान रखा जा सकता है, लेकिन हमें एक सतर्क रहना है कि हमें इन्हें जो खरीदना है वो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ खरीदना है, ना कि शॉर्ट टर्म व्यू के साथ। एनर्जी स्टॉक्स को लेकर आ रही है। एक और स्टॉक्स टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल को देखते हैं। अच्छी तेजी हमने पिछले एक महीने में देखा, करीब 23-24% की तेजी, लेकिन आज के सत्र में ये 3.5-4% गिरा हुआ है। श्रीकांत जी, क्या राय बन रही है? हालांकि ज्यादातर जो फंडामेंटल्स है काफी अच्छे लग रहे हैं कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, पूरा माहौल चेंज हो गया है और ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट जो हाल में आई है वो भी काफी अच्छी रही है। क्या राय है सर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को लेकर? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे भी हमें लगता है कि ट्रेंड जारी रहेगा। नो डाउट थोड़े से करेक्शन इन बिटवीन आते रहेंगे और ये अच्छा करेक्टिव मैं कहूँगा कि पॉइंट आ चुका है। 425-26 के करीब ये स्टॉक आया हुआ है। अगर हम शुक्रवार की बात करें तो ये स्टॉक 445-48 के करीब था। तो अच्छा करेक्शन दिया है, करंट लेवल से भी इसे खरीदे और मैं कहूँगा कि थोड़ा अगर और करेक्शन अगर आता है
और जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस है अगर उनके नियर बाय अगर आता है 410 413 के करीब, तो इसमें और लॉन्ग की पोजीशंस या और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए जा सकते हैं। हमें लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक और भी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। को लेकर ये राय। अभिषेक के पास कुछ रिसर्च भी है, क्योंकि ऑटो इंडेक्स ने आज फिर से नया हाई लगाया है। उसके बाद कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आगे किस तरह की दशा दिशा दिख रही है, अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक बताइए, ऑटो सेक्टर को लेकर आपकी रिसर्च क्या है? विश्व में देखिए, ऑटो इंडेक्स ने तो नया रिकॉर्ड बनाया है 29,179 का, लेकिन कई सारे ऑटो स्टॉक्स भी हैं जिन्होंने हाइज बनाए हैं। M&M, मारुति, आयशर ये नए हाइस पर पहुंचे हैं और हमने देखा है कि पिछले एक साल में बहुत शानदार तेजी रही है। स्पेशली आयशर और मारुति ने तो इन्वेस्टर्स के पैसे लगभग 1.5 गुने कर दिए हैं और उसकी वजह यह है कि दिसंबर में ऑलमोस्ट जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं सबकी जो होलसेल ग्रोथ रही है वो मजबूत रही है। अगर आप टू व्हीलर्स की बात करें तो हमने देखा कि हीरो मोटो की होलसेल जो बिक्री रही है दिसंबर में ईयर ऑन ईयर 43% बढ़ी है। टीवीएस मोटर की 54%, रॉयल एनफील्ड की 30%। और अगर हम पैसेंजर व्हीकल कंपनीज की बात करें तो मारुति सुजुकी की 37% और M&M की 23% बिक्री बढ़ी है। वॉल्यूम ग्रोथ भी हम अच्छी खासी देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, टू व्हीलर हो, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल या फिर ट्रैक्टर। 17 से लेकर 21-22% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखी है और आगे भी जो मांग है वो काफी ज्यादा इंटैक्ट रहने वाली है। विश्वमोहन, जेम फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट आई है, उनका ये कहना है कि जो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन हुआ था उसका बेनिफिट आगे भी मिलेगा। फरवरी में फिर से वेडिंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी तो डिमांड निकल के आएगी एंट्री लेवल बाइक्स के लिए और कारों वगैरह के लिए। साथ ही 8वां पे कमीशन की जो सिफारिशें हैं वो भी लागू हो जाएंगी तो लोगों के पास फिर इनकम बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर वो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में जाता है और ऑटो उसका एक ही बेनिफिशियरी होता है। साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इंफ्रा पर खर्च बढ़ रहा है और कैपेक्स में भी लगातार ग्रोथ हो रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। एक बार एक राय लेते हैं M&M पर और मारुति पर। श्रीकांत जी, आपका व्यू इन दोनों शेयरों को लेकर, क्या आगे की तेजी को लेकर भी आप आश्वस्त हैं? बिल्कुल, तो हमें लगता है कि ये दोनों स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और लगातार इनमें तेजी बनी रहेगी। मारुति वैसे देखा जाए तो अपने फेयर वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 17,000 की हमारी फेयर वैल्यू थी, उन लेवल्स के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो फंडामेंटली देखा जाए तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसमें हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज हमेशा बनती है और यहाँ से अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है 16,900 16,850 के करीब, तो इसमें लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, हमें लगता है कि ये स्टॉक अभी भी जो भी करेक्शन आता है उसमें खरीदे, करंट लेवल से भी इसे खरीदा जा सकता है। इवेंचुअली हमें लगता है ये स्टॉक 4,200 से लेकर 4,300 के लेवल्स दिखा सकता है, तो दोनों में प्रॉमिसिंग पैटर्न है। करंट लेवल से भी खरीदे, बाय ऑन डिप्स के भी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है मारुति सुजुकी या फिर बाकी भी जो अन्य स्टॉक्स हैं M&M वगैरह में। लेकिन एक शेयर जो आज का सुपरस्टार रहा बाजार में वो है CSB बैंक। सुबह हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे, प्रदीप हल्दर हमारे साथ थे, उन्होंने रिकमेंड किया था और क्या उड़ान भरी है शेयर ने, क्योंकि जो अपडेट आए इनके बिजनेस के काफ़ी सॉलिड आए हैं। जो ओवरऑल जो लोन बुक है 30% के आसपास की ग्रोथ उसमें है और पिछले साल भी हमने देखा था कि लगभग 47-48% ये शेयर चला था। तो जो इशू प्राइस था इसका लगभग 190-200 रुपए के आसपास, वहां से तो देखा जाए तो लगभग ये शेयर 2.5 गुना हो गया है CSB बैंक का। नीलेश भाई, फटाफट एक 30 सेकंड्स में व्यू, CSB बैंक में अगर तेजी की है तो तेजी में ही रहें, ट्रेड लेकर जाएं? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। फ्रेश एंट्री यहाँ पर करने की सलाह नहीं होगी क्योंकि काउंटर ऑलरेडी काफी अच्छा स्पर्ट दिखा चुका है। फ्रेश एंट्री के लिए 520-525 के लेवल का इंतजार करें, ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर 520 के स्टॉप लॉस से बने रहे। काउंटर में अभी पोटेंशियल है कि 580 से लेके 600 तक के पोजीशन लेवल दिखा सकता है। 600 यहाँ से और इतनी तेजी, और आप 9 दिसंबर से ही देखेंगे तो करीब 50% की तेजी इस स्टॉक ने आई है और बाजार आज खुलने के आसपास ही ओपनिंग ट्रेड में ही आज इस चैनल पर प्रदीप हल्दर जी ने दिया था और देखिए क्या किस तरह की रनअप आज यहाँ पे CSB बैंक में देखने को मिली है। चलिए इसी नोट पर आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया कहेंगे। श्रीकांत जी, नीलेश जी, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया और बताया कि उन्हें बाजार में क्या करना चाहिए। चलिए
आज बाजार क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं। निफ्टी में करीब करीब 90 अंकों की गिरावट दिख रही है। 26,240 के आसपास की क्लोजिंग होती दिख रही है। रिकॉर्ड बनाने के बाद बाजार वहां से फिसला है। 26,373 की नए हाई के पास जाने के बाद ये गिरावट आई है। निफ्टी बैंक में तो ऊपरी स्तरों से 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट, 60,000 के आसपास की क्लोजिंग निफ्टी बैंक की और 26,250 के नीचे की क्लोजिंग निफ्टी की होती दिख रही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छी शुरुआत, रिकॉर्ड बनाने के बाद ये गिरावट देखने को मिली है। कौन से ऐसे कंट्रीब्यूटर थे जहाँ पर आज सबसे ज़्यादा गिरावट दिखा, वो है एचडीएफसी बैंक। सबसे ज़्यादा कमजोरी यहीं दिखी और करीब करीब 2.5% की गिरावट एचडीएफसी बैंक में। इसके अलावा आईटी, सारे दिग्गज आईटी कंपनियों में दबाव दिखा। विप्रो 2.5% टूटा, इन्फोसिस में 2% से ज़्यादा की गिरावट, एचसीएल टेक में 2% से ज़्यादा की गिरावट। इसके अलावा ओएनजीसी, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, मैक्स सेल जैसे स्टॉक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गज कंपनी में भी आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। आज के सत्र में जो चढ़ने वाले शेयर्स थे उसमें नेस्ले अच्छी तेजी, करीब 3.25% के आसपास की तेजी दिखी। डिफेंस स्टॉक्स में जो वेनेजुएला वाले तनाव के बाद से आज डिफेंस स्टॉक्स चलते नजर आए। ऑटो स्टॉक्स में अच्छी मजबूती थी। एशर मोटर्स 2% से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली है। मेटल्स में टाटा स्टील लगातार वापस से यहाँ पर तेजी दिख रही है। बैंक्स में एक्सिस बैंक्स, इसके अलावा एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक्स में भी आज के सत्र में अच्छी तेजी देखने को मिली है। क्लोजिंग करीब करीब 75 अंकों की गिरावट, 26,250 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग और निफ्टी बैंक 60,060 के करीब निफ्टी बैंक की क्लोजिंग दिख रही है। इसी नोट पर मुझे सृष्टि और अभिषेक को दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए बाजार, कल के बाजार में आपको किस तरह से तैयारी करनी है बताएंगे आपको। ब्रेक के बाद जब लौटते हैं।